नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये टॉपिक से काफी दिक्कत आती है और कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो हैंडल नहीं कर पाते। उसका सिंपल रीजन ये है कि हमें इस टॉपिक के बारे में कई बार कंप्लीट क्लैरिटी नहीं हो पाती। तो आज हमारा फोकस यही रहेगा कि हम हर एक टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करें। हम ये देखें कि कैसे कोई एक कॉन्सेप्ट का क्या लिंकेज क्या होता है बाकी चीजों के साथ, किसी चीज को इंक्रीज करने से, रेपो रेट को डिक्रीज करने से क्या इंपैक्ट आता है। ये हर एक बात की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो हम आज के सेशन में उसको समझेंगे, स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी के मौके के ऊपर, रिपब्लिक डे के ऊपर ऑफर्स जो हैं वो चल रहे हैं। एंड इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि जो बच्चे हमारे साथ 2028 के लिए जुड़े हुए हैं तो वो प्रारंभ बैच का पार्ट बन सकते हैं। एंड ये इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। सिमिलरली अगर हम बात करें 2027 के स्टूडेंट्स के लिए संकल्प बैच है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो 2026 जो इस बार ही अपना प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं एंड थोड़ा चाहते हैं अपनी प्रेपरेशन को और अलाइन करना, तो वहां पर हमारा सृजन बैच है। एंड लास्टली अगर हम बात करें तो हमारा जो सीसेट बैच है वो भी यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसका पार्ट भी आप बन सकते हो अगर आपको सीसेट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये जो बैचेस हैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप खुद को इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो टॉपिक तो मॉनेटरी पॉलिसी है। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो इसमें ना सबसे पहली बात जो आपको डिस्कस करनी है या समझनी है वो यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब हमारे सेंट्रल बैंक की पॉलिसी। सेंट्रल बैंक मतलब भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की जो नीति होती है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोल देते हैं। अब हमारी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये दो तरह की हो सकती है। ये हो सकती है आपकी एक्सपेंशनरी, या फिर ये हो सकती है आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी। राइट। अब पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ बातें इनके बारे में समझी भी हुई थी। जैसे हमने एक इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में थोड़ा सा। अब आप लोग जानते हैं कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का अर्थ क्या है। एक्सपेंशन करना। यहां पर हम क्या करेंगे, हमारी जो मनी सप्लाई है ना, हम उसको इंक्रीज करेंगे। क्यों इंक्रीज करना है? देखो नाम में क्या है, द नाम में वर्ड इज एक्सपेंशन। तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो। इससे क्या होता है, आपका ग्रोथ प्रमोट होती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, आपकी ग्रोथ तो होती है पर कहीं ना कहीं ग्रोथ के साथ साथ कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का भी खतरा होता है। क्योंकि देखो पॉइंट पता क्या है, जब हम बात करें एक्सपेंशन की, जब आप लोगों के हाथों में थोड़ा पैसा मुहैया करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या होगा, डेफिनेटली लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग खर्च करना चाहेंगे, उससे आपका ग्रोथ, आपका जीडीपी बढ़ेगा। बट साथ साथ इन्फ्लेशन का खतरा भी बढ़ सकता है। राइट, क्योंकि जब पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका महंगाई आ सकती है। ये होता है एक्सपेंशन। करेंगे क्या हम, आरबीआई के पास क्या तरीके हैं एक्सपेंशन के, विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। उस तरह से होता है कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन में एग्जैक्टली अपोजिट, यहां पर सप्लाई जो होगा, मनी सप्लाई, उसको हम यहां पे कम करने की कोशिश करेंगे। यहां पर फोकस होगा टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अगर मान लो महंगाई बहुत ज्यादा हो रखी है और हम चाहते हैं कि नहीं भाई महंगाई को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, उसको थोड़ा सही ढंग से सही लेवल्स में लेकर आया जाए, तो उस केस में हम यहां पे कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना यहां पर जब हम बात करें ना मॉनेटरी पॉलिसी की, तो बात केवल और केवल आपकी आरबीआई की होगी। सरकार के कॉन्टेक्स्ट में जो आपका होता है चीजें, तो वहां पर हम देखते हैं उसको हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ओके, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ और भी नाम है। इसको आप एक्सपेंशन बोल लो, या फिर आप चाहो तो इसको चीप मनी पॉलिसी, अकोमोडेटिव पॉलिसी, या फिर आप लोग डॉविश पॉलिसी भी आप यहां पे इसको कह सकते हो। राइट, तो कल को वो आपको वर्ड इस्तेमाल करे चीप मनी, अकोमोडेटिव या डॉविश मनी, आप ऑटोमेटिक समझना कि यहां पे एक्सपेंशन की बात हो रही है, पैसा बढ़ाने की बात हो रही है ताकि ग्रोथ बढ़ाई जा पाए। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करते हैं कंट्रैक्शनरी की, यहां पर इसका उल्टा, जैसे चीप का उल्टा क्या होता है आपका डियर मनी।
अकोमोडेटिव के अपोजिट आ जाता है आपका टाइटनिंग, कैलिब्रेटरी टाइटनिंग या टाइटनिंग आप कह सकते हो। डॉविश के कॉन्टेक्स्ट में आपका अपोजिट आ जाता है आपका हॉकिश। ठीक है, तो ये वर्ड्स देखकर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इन वर्ड्स का लगभग वही मतलब है जो आपकी कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का था, जब पैसा यहां पे कम किया जा रहा है इन ऑर्डर टू टैकल इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो जब आरबीआई के दिमाग में होता है कि हमें ग्रोथ प्रमोट करनी है तो वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जाते हैं। जब उनके दिमाग में होता है कि नहीं हमें थोड़ा इन्फ्लेशन पे ध्यान देना है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रखा है, उसको कम करना है, वहां पर हम कंट्रैक्शन या कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। गुड, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो, पहली चीज आती है कि आखिर हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है। एज आई टोल्ड यू, पहला तो है कि सर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। ठीक है, बेसिकली हमारी जो जीडीपी होती है उसको हम यहां पे इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अब उसके लिए क्या चाहिए? पैसा, लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो यहां पर ना एक मॉनेटरी पॉलिसी इंश्योर करती है कि सही मात्रा में पैसा हो ताकि ग्रोथ प्रमोट हो पाए। फिर प्राइसेस स्टेबल रहे। प्राइस स्टेबल रहने का मतलब कहीं ना कहीं महंगाई कंट्रोल में रहे। अब ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस करी है इन्फ्लेशन के चैप्टर के अंदर। फिर रेट, हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज रहे, बाकी रोजगार जनरेट हो। एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी का गोल यही है कि उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है वाइल मैनेजिंग ग्रोथ एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। यही उसका मेजर यहां पे पर्पस आपको मॉनेटरी पॉलिसी का देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया, इसको आप लोग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तरह क्लासिफाई कर सकते हो, जिसको हम लोग डॉविश पॉलिसी बोलते हैं। क्या होगा यहां पे? वी विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू फ्यूल द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये वर्ड भी कई बार आप पढ़ते होंगे, फ्यूल। फ्यूल मतलब एक तरह से पुश देना, एक एक्स्ट्रा इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना और उसको यहां पे इंपॉर्टेंस देना, उसको और क्रिएट करना, ये यहां पे होता है। कैसे करते हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में, जब अर्थव्यवस्था काफी हालत में खराब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वहां से एक्सपेंशन की तरफ कोशिश होती है कि वापस ग्रोथ कैसे लेकर आ जा पाए। जैसे कोविड-19 भी आया, उस टाइम भी इकोनॉमी नीचे गई, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ये था कि कैसे हम यहां पे इकोनॉमी को अपनी रिकवर करवाएं। तो वहां से हमने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी उस टाइम अडॉप्ट करी। बट कई बार ऐसा होता है जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है, तो उस टाइम हम लोग अपनी हॉकिश या डियर मनी पॉलिसी या कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, ताकि मनी सप्लाई कम करके हम यहां पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। ये क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अभी थोड़ी देर में आपको यहां पे सारी बातें समझ आ जाएंगी। कोविड के एंड मतलब कोविड के लेटर टाइम में हमने पता क्या देखा? देखो, कोविड के स्टार्टिंग में पता क्या था? ग्रोथ हैम्पर हुई थी। तो हमने भी, दुनिया भर में भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं फोकस रहा कि कैसे हम यहां पे मनी सप्लाई बढ़ाकर एक तरह से दुनिया में ग्रोथ को यहां पे वापस रिवाइव करते हैं। तो शुरुआत में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुरुआत में हम बोलेंगे आपका चीप मनी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी पॉलिसी। बट कुछ टाइम बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं दुनिया भर में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो फिर फोकस आ गया सेंट्रल बैंक्स का महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। एंड तब उन्होंने क्या किया? तब हमारी आरबीआई और अन्य सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया? उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करना यहां पे स्टार्ट किया। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि जरूरत के हिसाब से हम अपनी पॉलिसी को एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी बना सकते हैं। जब फोकस हो कि कहीं ना कहीं ग्रोथ पे ध्यान देना है तो एक्सपेंशन, जब फोकस हो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ऊपर तो कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें हमें यहां पे टूल्स से पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानेंगे। देखो, अब इंडिया में आज के टाइम ना क्या चलता है? इंडिया में आज के टाइम चलता है एफआईटी। ये पहले भी डिस्कस मैंने थोड़ा सा मेंशन किया था, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट का मतलब हमारा जो महंगाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? सर वो होनी चाहिए भारत में 4 ± 2%। इस रेंज में होनी चाहिए हमारी जो इन्फ्लेशन है। अब इस रेंज में रखने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। बेसिकली आरबीआई के पास ही है, मैं समझाऊंगा इसके अंदर कैसे काम होता है। तो इनकी जिम्मेदारी है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर हो। और ये क्या करते हैं? रेपो रेट को सेट करते हैं। विल डिस्कस इन सम टाइम व्हाट इज रेपो रेट। तो एक्चुअली पॉइंट पता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 45ZB
सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट के अंतर्गत 2016 में एमपीसी बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हमें दोस्तों डिसाइड करना होता है कि इंटरेस्ट रेट्स क्या रहे। अभी डिस्कस करूंगा रेपो रेट एग्जैक्टली क्या होता है। तो उसको डिसाइड करने का कोई एक बंदा नहीं है, उसको डिसाइड करने के लिए 6 मेंबर कमेटी आपको देखने को मिलती है। देखो होता क्या है ना, हमारे पास ये जो एमपीसी है इसमें टोटल होते हैं 6 मेंबर्स, टोटल 6 मेंबर्स होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। इन 6 मेंबर्स में से आपके 3 मेंबर्स आरबीआई की तरफ से आते हैं और अन्य जो 3 मेंबर होते हैं उनको यहां पे सरकार जो है वो नॉमिनेट करती है। दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो होता क्या है, ये जो 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से आते हैं, देखो इन 3 मेंबर्स में एक तो आपके आरबीआई गवर्नर हो गए, एक होते हैं आपके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, और एक जो तीसरे होते हैं वो एक आरबीआई के ऑफिशियल आपको देखने को मिलते हैं कि आरबीआई की तरफ से ही कोई ऑफिशियल होंगे। ठीक है, तो 3 मेंबर इधर आरबीआई से आ गए, 3 मेंबर ऐसे ही सरकार नॉमिनेट करती है। ओके, ये मिलकर 6 मेंबर की जो बॉडी है ये मिलकर डिसाइड करती है कि रेपो रेट कितना होना चाहिए। अभी थोड़ी देर में बस आप वेट करो रेपो रेट का जिक्र करने के लिए कि क्या होता है। अभी के लिए सिंपल इंटरेस्ट रेट समझ लो, वैसे रेपो रेट में अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये 6 लोग मिलकर रेपो रेट क्या होनी चाहिए ये डिसाइड करते हैं। अब एक बात समझना, यहां पे जो आपके आरबीआई गवर्नर है ना, यहां पे ये होते हैं इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, इसका अर्थ क्या है, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन, यानी कि जो भी आरबीआई गवर्नर होंगे वो ऑटोमेटिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन बन जाएंगे। ठीक है, अब जब ये 6 लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वोटिंग होती है कोई डिसीजन लेने के लिए। मान लो कुछ लोग कुछ बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये कम होना चाहिए रेपो रेट, कोई कह रहा है कि नहीं बढ़ना चाहिए, कोई कह रहा है सेम रहना चाहिए। तो ऐसे केस में वोटिंग का सहारा लिया जाता है और वोटिंग में भी हम डिसाइड करते हैं मेजॉरिटी के बेसिस के ऊपर। जहां मेजॉरिटी आ गई हम उसकी बात मान लेंगे। जैसे मान लो अगर 6 लोग हैं ना, तो हो सकता है कि 5 लोग किसी चीज के फेवर में हो, एक अगेंस्ट हो, तो भाई मेजॉरिटी इनकी है तो इनकी बात मान ली जाएगी। अगर ऐसे 4-2 हो तो देखो मेजॉरिटी इनकी है तो जो 4 लोग कह रहे होंगे वो मान लिया जाएगा। अब दिक्कत आती है कि सर मान लो अगर कल को टाई हो गया, लेट्स से कल को एक सिचुएशन आ गई टाई वाली, जहां पर क्या है, मान लो 3:3। अब 3 लोग किसी चीज का समर्थन कर रहे हैं, 3 लोग किसी चीज के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है ना कि जब यहां पे दोनों पक्ष में टाई हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, तब आरबीआई गवर्नर के पास क्या आती है, आरबीआई गवर्नर के पास होती है कास्टिंग वोट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड टर्म कास्टिंग वोट? कास्टिंग वोट का अर्थ होता है कि वो दोबारा वोट करेंगे। तो अगर कभी कल को टाई हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर तो आरबीआई गवर्नर के पास एक कास्टिंग वोट होती है, यानी कि वो दोबारा वोट करते हैं एंड उस वोट के माध्यम से उस टाई को फिर ब्रेक किया जाता है। ऐसा है यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम करने का तरीका। अब ध्यान रखना कि अगर मैं यहां पर कानून की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट, तो इस कानून के हिसाब से इन मेंबर्स को, ये जो 6 मेंबर बॉडी है ना, दे नीड टू मीट एट लीस्ट 4 times in a year। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि सर हमने 6 बार पढ़ा है। आपने देखो ध्यान से नहीं पढ़ा। कानून के हिसाब से इनको साल में कम से कम 4 बार मिलना है। आई रिपीट, कानून के हिसाब से कम 4 बार, जितनी बार ज्यादा मर्जी मिले। ठीक है, तो आम तौर पे पता क्या होता है, आम तौर पे ये हर दूसरे महीने मिल लेते हैं, हर 2-2 महीने बाद मिल लेते हैं, तो साल में नॉर्मली 6 बार हो जाता है। तो नॉर्मली 6 बार मिलते हैं, नॉर्मली ये 6 बार मिलते हैं। पर अगर हम कानून की बात करें तो कानून में क्या लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि साल में
कम से कम, द वर्ड इज कम से कम, साल में कम से कम 4 बार तो मिलना ही है। दिस इज द वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कुछ इसके बारे में हम और फैक्चुअल बातें यहां पे पढ़ लेते हैं एक बार। जैसा मैंने आपको बताया, सेक्शन 45ZB के अंतर्गत इसको बनाया गया। आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया 2016 में, एंड उस तरह से इसको फॉर्म किया गया। अब जैसा मैंने बताया, 6 लोग होंगे, 3 आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स, एक चेयरपर्सन हो गया आरबीआई की, मतलब आरबीआई गवर्नर, आरबीआई डिप्टी गवर्नर हो जाते हैं, और एक और ऑफिशियल आपको देखने को मिलेगा। 3 लोग सरकार नॉमिनेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इकोनॉमिक्स या किसी और फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। डिसीजंस मेजॉरिटी से होते हैं, ठीक है। बाकी कम से कम साल में 4 बार मिलना है। अब ध्यान रखना, एक सवाल आता है कि सर ये कितने टाइम के लिए होते हैं। देखो यार, एक बात अंडरस्टैंड करो, आरबीआई गवर्नर जितने टाइम के लिए आरबीआई गवर्नर होंगे तब तक वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन रहेंगे। ऐसे आरबीआई डिप्टी गवर्नर भी जब तक डिप्टी गवर्नर होंगे तब तक वो रहेंगे। आरबीआई ऑफिशियल का भी सेम है। बात आती है उन 3 लोगों की जिनको सरकार ने नॉमिनेट किया है। तो जिन लोगों को सरकार नॉमिनेट करती है ना, उनका कार्यकाल होता है 4 साल का। द नॉमिनेटेड मेंबर्स सर्व फॉर 4 years, ये 4 साल के लिए सर्व करते हैं। अब बात रही टारगेट की, तो मैंने आपको बताया कि जो टारगेट मेंटेन करना इनकी जिम्मेदारी है। तो जो बात मैं कर रहा था ना 4 ± 2% की, इस रेंज में रखना होता है हमारे इन्फ्लेशन को। अब ये जो टारगेट सेट करना है, प्लीज ध्यान से सुनना, ये जो टारगेट है ये सेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, ठीक है ना। तो टारगेट सेट करने की जिम्मेदारी सरकार की है, बस उस टारगेट को सेट करते समय सरकार जो है आरबीआई से कंसल्ट करती है। बाकी सारी चीजें तो वही हैं। इनके जो बातचीत जो हुई है वो भी मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं वो पब्लिश होते हैं 14 डे लैग के बाद। तो ये सारी बातें हैं कि कैसे कैसे काम होता है। अब बात आती है मेन हमारी, कि सर आपने बात तो कर दी कि हाँ ये भी करना है, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, हमें ग्रोथ प्रमोट करनी है, पर पॉइंट यहां पे ये आता है कि सर ये करेंगे कैसे? कोई हवा में थोड़ी ऐसे जादू होता है। तो क्या कोई तरीके हैं इनके पास? आंसर इज यस। आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स हैं। आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल कर कर आरबीआई क्या करता है? आरबीआई चीजों को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो या ग्रोथ प्रमोट करनी हो तो आरबीआई इन टूल्स के माध्यम से उनको करता है। ठीक है, सवाल आता है कौन से टूल्स हैं ये? देखो, जब हम बात करते हैं ना आरबीआई के टूल्स की, तो ये टूल्स आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरे होते हैं आपके क्वालिटेटिव टूल्स। अब सवाल आएगा इनका अंतर क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स का। देखो, जब हम बात करें ना क्वांटिटेटिव, तो नाम में ही कहीं ना कहीं बात हो रही है, ये ओवरऑल मनी सप्लाई को मैनेज करते हैं, राइट। ये आपका जनरल मतलब बात करते हैं जनरल सेक्टर्स की, ऐसे ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स पे ऊपर फोकस नहीं करते। पर जब हम बात करते हैं ना क्वालिटेटिव टूल्स की, ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को कम पैसा देना या ज्यादा पैसा देना, उनके ऊपर ध्यान होता है। विल डिस्कस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो आपको और आइडिया लगेगा यहां पे। पर जो क्वांटिटेटिव होते हैं ना, ये ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इनमें हम कई बातें पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका कैश रिजर्व रेशो, कि सीआरआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, आपका रिवर्स रेपो क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है एसडीएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी बातें पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव के अंदर आपका मॉरल सुएशन क्या होता है, गाइडलाइंस क्या है, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, ये सारी अलग अलग जो बातें हैं ये हम इन सेशंस के अंदर यहां पे डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स किस प्रकार के हैं। दोस्तों, ये जो हमें टूल्स पढ़ने हैं ना, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, उसको पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि ये आगे काम आएगा जब हम सीआरआर एसएलआर डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है एनडीटीएल। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज एनडीटीएल।
नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनके अंदर, तो हम इसको बहुत डिटेल में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का। देखो, सबसे पहले आपको सोचना है बैंक के पर्सपेक्टिव से। किसके पर्सपेक्टिव से? हमारे बैंक के पर्सपेक्टिव से। देखो, आप लोगों को एसेट और लायबिलिटी, आप लोगों को एसेट और लायबिलिटी इन दोनों वर्ड्स का जो अंतर है वो पता होगा, ठीक है ना? जैसे अगर हम बात करते हैं किसी चीज के ऊपर हमारी ओनरशिप होती है, उसको हम हमारा एसेट बोल सकते हैं। ये दिखाता है हमारी ओनरशिप के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, ये सारे मेरे एसेट्स हुए। मेरी मशीन्स हैं, मेरी फैक्ट्रीज हैं, मेरे प्लांट्स हैं, इनके ऊपर मेरी ओनरशिप है, मेरी फैक्ट्री की ओनरशिप है, तो ये मेरे एसेट्स कहलाएंगे, ठीक है? इनसे कहीं ना कहीं हम आगे जाके कुछ पैसा कमा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं एक लायबिलिटी की, लायबिलिटी एक इंग्लिश का ही वर्ड है जिसका मतलब होता है जिम्मेदारी, या रादर आई शुड से लायबिलिटी का अर्थ होता है कि एक ऐसी चीज जो हम किसी से उधार लेके रखी हुई है। इट इज समथिंग दैट वी ओ। ओ मतलब होता है उधार, OWE। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से कर्जा ले रखा है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप उस कर्जे को वापस करो। दिस इज अ काइंड ऑफ अ लायबिलिटी ऑन यू। ये आपके ऊपर एक तरह की लायबिलिटी होती है। सो एनीथिंग दैट इज योर, जहां पर आपकी ओनरशिप है, जहां पर आपको आगे जाके कुछ फायदा हो सकता है, आपके प्लांट्स, आपकी बिल्डिंग्स, आपकी मशीन्स, आपके व्हीकल्स, आपके बैंक में पड़ा हुआ कैश, ये सारी चीजें आपके ओनरशिप या एसेट्स में आ जाती हैं। जो भी उधार वगैरह होता है जो आपने किसी को लौटाना है, वापस करना है, वो आपका लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब एक सेकंड के लिए आप लोग ना बैंक के नजरिए पे आओ। जस्ट थिंक फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव। जब हम एक बैंक के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ना चीजों को, तो हमें पता क्या नोटिस करने को मिलेगा? हमें नोटिस करने को मिलेगा कि अगर एक बैंक है तो कुछ लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है? मान लो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, तो आप पता क्या करोगे? आप अपना कुछ पैसा बैंक में जमा करा दोगे। आपने ये पैसा जमा कराया बैंक में, ठीक है? आपने कुछ पैसा डिपॉजिट करवाया बैंक में। अब बैंक क्या करेगा? आगे जाके आपको वो पैसा तो रिटर्न करेगा करेगा, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी आपको दे देगा। इट विल ऑल्सो पे यू सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, 3% या जो भी इस तरह से डिसाइड हुआ है, राइट? और बैंक पता क्या करता है? बैंक आगे किसी को ये आगे पैसा लोन में दे सकता है, और भी पैसा लोन में दे सकता है, तो बैंक आगे पैसा लोन भी देता है। मान लो किसी को पैसों की जरूरत थी, उसने पैसा बैंक से उधार लिया। अब इस बंदे की जिम्मेदारी बनती है कि ये पैसा जो है बैंक को रिटर्न करे विद इंटरेस्ट, ठीक है? तो बैंक यहां पे इनको लोन भी देता है, एंड दे हैव टू रिटर्न द लोन विद सम इंटरेस्ट आफ्टर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? दिस इज हाउ अ बैंक वर्क्स। दिस इज हाउ ए बैंक वर्क्स। एक बैंक के काम करने का ये तरीका है। अब प्लीज एक बात यहां पे अंडरस्टैंड करना, लाइफ में पर्सपेक्टिव क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसके नजरिए से चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने अपना राइट हैंड ऊपर किया है, आपके पर्सपेक्टिव से आप कहोगे नहीं सर, मैंने तो लेफ्ट हैंड मुझे दिख रहा है। मैं मिरर में देख रहा हूं तो मुझे अलग हैंड दिखेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो होता पता क्या है कि मेरे नजरिए से ये राइट है, अगर आप सामने बैठे होंगे तो आपके नजरिए से लेफ्ट है ना? तो पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। इन अ सिमिलर मैनर व्हाट हैपेंस इज कि यहां पर भी क्या किसके लिए एसेट है, क्या किसके लिए लायबिलिटी है, वो पर्सपेक्टिव का देखने का नजरिया है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, प्लीज लिसन हियर। अगर मान लो मैं 1 मिनट के लिए डिपॉजिटर हूं, मान लो मैं यहां हूं, दिस इज मी डिपॉजिटर। मैं क्या बोलूंगा अपने आप से? मैं बोलूंगा भाई देखो, मैंने अपना पैसा बैंक में जमा कराया हुआ है। मैंने अपना पैसा, मेरा पैसा, ओनरशिप वाला पैसा बैंक में जमा कराया हुआ है, ठीक है? अब ये जो पैसा मैंने जमा कराया ना, ये मेरे लिए है एसेट। मेरे लिए मतलब डिपॉजिटर के लिए एसेट है, वो कुछ पैसा कमा के देगा उसको, राइट? पर अगर मैं अपना नजरिया बदल लूं, तो अगर मैं बैंक बन जाऊं 1 मिनट के लिए, तो
सर बैंक को पता क्या लगेगा, बैंक ये सोचेगा भाई किसी और से हमने पैसा लिया हुआ है, हमारी जिम्मेदारी बनती है उस पैसे को रिटर्न करने की। तो आप नोटिस कर पा रहे हो, बैंक के अंदर किसी और का पैसा पड़ा हुआ है जो बैंक ने रिटर्न करना है उनको, क्या ये बैंक के लिए लायबिलिटी नहीं होगी? बिल्कुल। तो आप देख रहे हो कि डिपॉजिट डिपॉजिटर के लिए एसेट है, पर बैंक के नजरिए से वो लायबिलिटी है। अच्छा, अगर हम इधर आए जरा, सर अगर मान लो मैंने बैंक से लोन लिया है, तो भाई अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उस पैसे को रिटर्न करना टू द बैंक विद सम इंटरेस्ट। तो नोटिस करो ये क्या हुआ, ये मेरे लिए सर एक लायबिलिटी है, मेरे उधार वापस करना है मुझे। पर अगर यही एक बैंक होता तो बैंक क्या बोलता, बैंक बोलता कि भाई मैंने अपना पैसा किसी को उधार दिया हुआ है, आगे जाके वो उस पैसा मुझे रिटर्न आएगा, तो मैं एक तरह से पैसा कमा पाऊंगा। कहीं ना कहीं बैंक के लिए एसेट हुआ, बैंक के लिए कमाई का एक जरिया हुआ। तो मेरे कहने का पॉइंट सिंपल इतना है कि जो चीज बैंक के लिए एसेट है वो इसके लिए लायबिलिटी हो जाएगी, जो बैंक के लिए लायबिलिटी है वो सामने वाले के लिए एसेट हो जाएगा। राइट। अब हमारा ध्यान रहेगा किसके ऊपर? सबसे पहले हम अपना ध्यान देंगे लायबिलिटी के ऊपर। विल फर्स्ट फोकस ऑन द टर्म लायबिलिटी। अब देखो एक बात अंडरस्टैंड करना, जब तक मैं अलग से ना बोलूं तब तक आप मान के चलो कि लायबिलिटी जब भी मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा, हम बैंक है, आप सिंपल ये मान के चलो, हमेशा ये मान के चलो कि हम बैंक के पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? मनी, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो पढ़ रहे हैं। तो एक सेकंड के लिए मान के चलो, एक सेकंड क्या, पूरा लेक्चर मान के चलो कि हम बैंक हैं। तो अगर मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा, आप समझ लेना हम बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बैंक के दिमाग में क्या आ रहा है? बैंक सोच रहा है लायबिलिटी मेरी क्या क्या हुई। अब बैंक के दिमाग में आएगा यार लायबिलिटी बैंक के लिए वो पैसा है जो किसी ने जमा करा रखा है एंड बैंक को उसको वापस वो रिटर्न करना है। अब बैंक के लिए जो लायबिलिटी होती है ना, यहाँ पे दो मेजर प्रकार की होती हैं। इसमें एक आता है आपका डिमांड लायबिलिटी एंड दूसरा इसमें आता है आपका टाइम लायबिलिटी। ठीक है, जो बैंक को पैसा वापस करना है ना वो दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है डिमांड लायबिलिटी, दूसरा हो सकता है टाइम लायबिलिटी। अब इनमें क्या अंतर? डिमांड लायबिलिटी व्हाट डज इट मीन? सर बैंक को पैसा वापस करना है जब सामने वाला डिमांड कर दे उस टाइम के ऊपर। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा कौन सा पैसा है जो बैंक को वापस करना है सामने वाले की डिमांड के ऊपर ही? आप लोगों ने सेविंग अकाउंट का नाम सुना है? आप लोगों ने करंट अकाउंट का नाम सुना है? जैसे आप लोगों ने अपना सेविंग अकाउंट बैंकों के साथ खुलवा रखा होगा, है ना? तो जब मन करता है आप जाते हो बैंक, उनको बोलते हो भैया मुझे पैसे निकालने हैं, या एटीएम से पैसे निकाल लेते हो। ये आपकी डिमांड के ऊपर आपको पैसा रिटर्न कर रहा है बैंक, जब आपकी डिमांड है। ऐसे ही हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं उनका करंट अकाउंट जो होता है, चालू खाता जो होता है, वो कहीं ना कहीं होता है, वो भी जब उनकी डिमांड होती है उसके हिसाब से वो पैसे को निकालते रहते हैं, वो आता है करंट अकाउंट के अंदर। तो चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, ये अपने आप में क्या है? दीज आर डिमांड लायबिलिटीज ऑफ द बैंक। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं टाइम लायबिलिटी की, अब देखो है तो ये लायबिलिटी, बैंक को पैसा तो रिटर्न करना ही करना है, पर कब रिटर्न करना है? जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ऐसी कौन सा पैसा होता है जो बैंक को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिटर्न करना होता है? इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं आपके फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको आप लोग एफडी के नाम से जानते हो, एक आ जाता है आपका रेकरिंग डिपॉजिट, जिसको आप लोग आरडी के नाम से। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी हैं बट दीज आर मेजर एग्जांपल्स। आप सोच रहे हैं ये क्या होता है सर एफडी आरडी? क्या होता है ये एफडी आरडी? क्या होता है एफडी आरडी? आप लोगों के पास ना कई बार एक लमसम पैसा होता है, मान लो 5 लाख रुपए मेरे पास है, मैंने बैंक में डाल दिया 10 साल के लिए। एक पैसा मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा एक ही बार में पैसा डाल दिया बैंक में 10 साल के लिए या वॉट एवर टाइम पीरियड के लिए। अब 10 साल के बाद मुझे ये पैसा मिलेगा वापस विद डिसेंट इंटरेस्ट, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। यहां पर बैंक को पैसा वापस कब करना है? एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। आरडी क्या है? रेकरिंग डिपॉजिट। यहां पर मैं एक फिक्स्ड अमाउंट पैसा एक ही बार में नहीं डालूंगा ना ना, मैं इस महीने 5,000 डालूंगा, अगले महीने 5,000 डालूंगा, अगले महीने 5,000 डालूंगा, अगले महीने 5,000 डालूंगा, इस तरह से मैं डालूंगा रेगुलर बेसिस के ऊपर। रेकरिंग, बार बार मुझे डिपॉजिट करना होगा और एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे यहाँ पे जो पैसा है वो मिलेगा। अब क्योंकि बैंक को एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इस पैसे को रिटर्न करना है, इसीलिए ये भी
आपका टाइम लायबिलिटी के अंदर आएगा। तो ध्यान बस इतना रखो, डिमांड लायबिलिटी बैंक को पैसा वापस करना है सामने वाले की डिमांड के ऊपर, टाइम लायबिलिटी में बैंक को पैसा वापस करना है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आया होगा इस बात के बारे में कि सर एफडी को तो तुड़वा भी सकते हैं हम लोग। देखो बात आपकी ठीक है, एफडी को तुड़वाया जा सकता है। अगर मान लो आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, घर में कोई आपदा आ चुकी है, तो उस केस में आप एफडी तुड़वा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर पेनल्टी लगती है, थोड़ा पेपर वर्क होता है ना। तो इस वजह से हम यहाँ पे इनको ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ डिमांड लायबिलिटी में क्लासीफाई कर दो, नो, एफडी आरडी आपकी टाइम लायबिलिटी में ही क्लासीफाई होंगी। आई होप आपको डिमांड लायबिलिटी क्या है, टाइम लायबिलिटी क्या है, ये समझ आया होगा। अगर ये बात समझ आई है, अब हम इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर ये जो टर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखो, एक होता है आपका टीडीटीएल, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होगा टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, जितनी भी डिमांड लायबिलिटी है, जितनी भी टाइम लायबिलिटी है, सबको ऐड कर दो, उसको बोलेंगे टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बट कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि कई बार एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा उधार देता है। ऐसा हो सकता है ना कि मान लो आईसीआईसीआई बैंक ने एचडीएफसी बैंक को कुछ पैसा उधार दे रखा हो। ऐसी चीजों को हम बोल देते हैं इंटर बैंक बोरोइंग्स वगैरह। कुछ इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं। इंटर बैंक मतलब एक बैंक जो दूसरे बैंक के साथ यहां पे करता है। मान लो डिपॉजिट्स हैं बैंकों के साथ, या फिर आरबीआई की लायबिलिटीज हैं, इस तरह से आपके इंटर बैंक बोरोइंग्स वगैरह हैं। ये जो आपकी इंटर बैंक डिपॉजिट्स या बोरोइंग्स वगैरह है ना, इनको आप माइनस करो, क्योंकि देखो हम ये सब नहीं लेना चाहते कि एक बैंक ने कितना पैसा दूसरे बैंक में जमा कराया, या फिर एक बैंक ने कितना बैंक से दूसरे पैसा उधार लिया है, उन सबको हटाओ। तो क्या होता है, हमारी जो भी टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होती है ना, उनमें से हम ये इंटर बैंक वाली चीजें जो है माइनस करते हैं। ठीक है, इंटर बैंक बोरिंग, डिपॉजिट विद बैंक्स, ये सब चीजें माइनस करते हैं। तो जो हमारे पास बचता है ना, दैट वी कॉल एज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। दिस इज कॉल्ड एज एनडीटीएल। अब देखो, जो एनडीटीएल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है ये जानना कि कितनी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हैं। ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बैंक लोन देने लगेगा तो उसको इंश्योर करना होगा कि कुछ पैसा वो साइड में सेफ्टी के तौर के ऊपर रखे। ऐसा ना हो कि मैंने और आपने, हमने अपने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी आरडी में 100 करोड़ बैंक को जमा कराया और बैंक ने सारा का सारा पैसा उठा के उधार दे दिया, तब तो दिक्कत हो सकती है। कल को बैंक का पैसा डूब सकता है, इट इज पॉसिबल, है ना। तो सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमने कुछ यहाँ पे टेक्निक्स बनाई हुई हैं। उसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एनडीटीएल जानना जरूरी था कि हमारे पास नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होंगी, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि कितना पैसा हमें रिजर्व के तौर के ऊपर रखना है। अब ये रिजर्व जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार ना, अब तो थोड़ा कम है, पर पहले आपने नोटिस किया होता था, जैसे स्कूटर वगैरह होते थे, उनमें ना रिजर्व वाला तेल होता था कि यार अगर मान लो कई बार स्कूटर चलते चलते रुक गया, तो वो रिजर्व वाला तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक साइड में पैसा होता है। यहां पर ना, मतलब हम इस सिस्टम को बोलते हैं, वी कॉल इट एज द फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। भारत में जो सिस्टम फॉलो होता है ना, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। बैंकों के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। मान लो बैंकों के पास जो एनडीटीएल आया, लेट्स से वो एनडीटीएल 100 करोड़ था। लेट्स से बैंकों के पास एनडीटीएल हमारा 100 करोड़ है, ठीक है। तो क्या बैंक सारा का सारा पैसा आगे उधार दे सकते हैं? आंसर इज नो। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि मैंने बैंकों में एज अ डिपॉजिटर पैसा जमा कराया है, बैंक ने सारा पैसा उठा के किसी को लोन दे दिया, जितना भी हम सबका पैसा था। कल को यार हम लोग पैसा निकलवाने जाएंगे तो बैंक ये थोड़ी बोलेगा कि भाई उधार दिया हुआ है, रुक जाओ, वो उधार वापस करेगा तब मैं आपको रिटर्न करूंगा। दिस इज नॉट इट हैपेंस, है ना। अब पॉइंट पता क्या है, ऐसा कैसे हम इंश्योर करते हैं? हम इंश्योर करते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के माध्यम से। एक सर्टेन फ्रैक्शन या एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल हमें रिजर्व के तौर के ऊपर रखना होता है। आई रिपीट, जो भी हमारा एनडीटीएल है, मान लो हमारा एनडीटीएल है 100 करोड़, ठीक है। ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का जो 100 करोड़ की वैल्यू है, ये सारा का सारा पैसा आप उधार नहीं दे सकते। यू कांट लेंड ऑल द मनी। एक सर्टेन फ्रैक्शन रिजर्व के तौर के ऊपर हमें यहां पे रखना होता है। दिस इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम।
अब पॉइंट आता है कि फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। हमें रिजर्व के तौर पे ऊपर दो चीजें रखनी होती हैं, वन वी कॉल एज CRR, अदर वी कॉल एज SLR, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। एक एक करके दोनों को हम यहां पे अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर इनका मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। हम क्वांटिटेटिव टूल्स में आ चुके हैं, तो ये सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये CRR और SLR है क्या। सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट हमारा CRR का क्या होता है। CRR कैश रिजर्व रेशो। ओके, ये RBI ना मैंडेटेड है, ठीक है, कि कितना करना है मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो जी, यहां पर समझना आप लोग, इधर देखना सब लोग। जैसे ये एक बैंक है, ठीक है, ओके। अब मान लो इसका NDTL जो था, लेट्स से इट वाज 100 करोड़, ठीक है। तो ये सारा पैसा लोन में नहीं दे पाएगा। यहां पर क्या बोला गया है कि ये जो बैंक है ना, इसको कुछ परसेंटेज RBI के पास पैसा रखना है इन फॉर्म ऑफ कैश। लेट्स से यहां पर RBI है, एक सेकंड के लिए मान लो मैंने बोला कि लेट्स से हमें, एक सेकंड के लिए मान लो कि मैंने बोला कि लेट्स से इनको 3% NDTL रखना है, मान लो एक सेकंड के लिए, ठीक है। अगर मान लो अभी के लिए CRR हमारा 3% है, तो क्या होगा उस केस में बैंक को क्या करना होगा, बैंक को 3 करोड़ रुपया जो होगा इन फॉर्म ऑफ कैश, आई रिपीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, 3 करोड़ रुपया इन फॉर्म ऑफ कैश RBI के पास रखना होगा। 3 करोड़ रुपया ये RBI के पास रख देगा और बाकी पैसा ये लोन में दे सकता है। अभी मुझे पता है कुछ बच्चों को SLR पहले से पता है, आई अग्री। अभी 5 मिनट रुक जाओ, पहले अभी हम अकेला CRR पढ़ रहे हैं। अदरवाइज पता क्या होगा, अगर आप दोनों को साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, मैं वो भी पढ़ाऊंगा बाद में आपको, पर पहले फोकस ओनली ऑन CRR। मान के चलो अभी बाकी कुछ नहीं पढ़ा आपने, ओनली फोकस ऑन CRR। क्योंकि देखो हमें ना क्वेश्चंस करने के लिए वो क्लैरिटी होनी चाहिए, इसीलिए एक सेकंड के लिए मान के चलो कि और कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जस्ट फोकस ऑन CRR। CRR है सिर्फ मान लो अभी के लिए। तो 3 करोड़ रुपया ये बैंक RBI के पास रखेगा। आप बोलोगे सर अभी फिर अगर ऐसा है ना, तो इट कैन लेंड द रिमेनिंग 97 करोड़, वो लोगों को दे पाएगा। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। आगे जाके एक सेकंड के लिए मान लो कि RBI ने बोला कि नहीं भाई, आपको 3 करोड़ नहीं, सॉरी 3% नहीं, आपको 10% रखना है NDTL का इन फॉर्म ऑफ CRR। अगर ऐसा होगा तो सर उस केस में हमारा जो बैंक है उसको 10 करोड़ रुपया RBI के पास रखना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर बैंक ने 10 करोड़ रुपया RBI के पास रखा, मतलब वो यहां पे लोगों को कितना पैसा लोन में दे सकता है, 90 CR, राइट। अब आपके दिमाग में आएगा इससे फर्क क्या पड़ा। देखो पहली चीज तो वो है कि हाँ यार सेफ्टी वाली बात है, मैं अभी आपको बैंक रन भी बताऊंगा क्या होता है, एक तो वो वाली बात है। बट एक चीज अंडरस्टैंड करो, पहले बैंक के पास 97 करोड़ था जो वो लोन में दे सकता था, अब बैंक के पास केवल 90 करोड़ बचा जो वो लोन में दे सकता है। इसको बहुत एग्जांपल समझना, प्रैक्टिकल एग्जांपल से। अगर मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी, कोई आपसे पैसा उधार लेने आएगा ना, आप उसको बांट दोगे कि ठीक है यार ले जा, कोई बात नहीं, सस्ते में ले जा, कोई इंटरेस्ट देने की भी जरूरत नहीं, या 1% इंटरेस्ट दे देना। पर अगर बस थोड़े ही पैसे हैं ना आपका, सिर्फ थोड़े से पैसे हैं, और कोई आपसे लोन मांगने आएगा, कोई उधार मांगने आएगा, आप उसको दे दोगे, पर आप उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे। आप बोलोगे भाई मेरे पास इतना ही है, जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे देगा उसको मैं दे दूंगा, क्योंकि आपके पास पैसा कम है। अगर पैसा बहुत ज्यादा होता तो आप सबको सस्ते में लोन बांट देते, पर अगर पैसा इतना ही है, अब आप उसको महंगे में लोन दोगे। तो देखो मेरा जो कस्टमर है यहाँ पे, उसको पहले बहुत सस्ते में लोन मिल रहा था क्योंकि पहले बहुत ज्यादा पैसा था बैंक के पास देने के लिए। पर अब क्या हो गया, अब सर उसको बहुत महंगे में लोन मिलेगा बैंक से। तो आपने एक बात नोटिस करी, अगर इस पर्सन को महंगे में रेट मिलेगा, महंगा महंगा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, तो उस केस में क्या होगा, ये कहीं ना कहीं कम लोन लेंगे या कम खर्चा करेंगे, कहीं ना कहीं जो महंगाई थी वो कंट्रोल में आ जाएगी। आप एक बात समझ पाए या नहीं, जैसे हमने CRR बढ़ाया, जैसे हमने CRR को 10% किया, तो बैंक कम लोन दे पाएंगे,
कम लोन दे पाएंगे, लोग कम लोन लेंगे या महंगे लोन लेंगे, कम खर्चा करेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो होता पता क्या है, अगर आरबीआई चाहता है, अगर आरबीआई चाहता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, अगर आरबीआई चाहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो आरबीआई क्या करेगा उस केस में? आरबीआई उस केस में आपके जो सीआरआर होता है उसको बढ़ा देगा। आप इसको ऐसे बोल लो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि अगर आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है तो वो यहां पे सीआरआर बढ़ाएगा। इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर मान लो आरबीआई को लगता है नहीं नहीं यार ग्रोथ करवानी है, हमें जीडीपी बढ़ानी है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करानी है, उस केस में क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई बोलेगा कि सीआरआर कम कर दो। अगर कम पैसा बैंक आरबीआई के पास रख रहे हैं, उस केस में फिर ज्यादा से ज्यादा वो लोन दे सकते हैं। ज्यादा लोन देंगे, लोगों के पास पैसा आराम से पहुंचेगा, लोग खूब खर्चा करेंगे एंड कहीं ना कहीं उससे ग्रोथ प्रमोट होगी। तो इसका अपोजिट क्या बना कि टू प्रमोट ग्रोथ, अगर हमें ग्रोथ प्रमोट करनी है तो क्या करना होगा? हमें सीआरआर को सर कम करना होगा, और इसको हम लोग एक्सपेंशनरी पॉलिसी के नाम से भी जान सकते हैं। इज इट फाइन? ठीक है, ठीक है। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें यहां पे कुछ एडिशनल फैक्ट्स हमें यहां पे क्लियर होने चाहिए। पहला बात यह है कि ये जो पैसा रखना है ना, दिस अमाउंट, मतलब सीआरआर है क्या? अमाउंट विच नीड्स टू बी केप्ट असाइड विद आरबीआई। तो ये ध्यान रखना, ये जो पैसा रखना है ये खुद के पास नहीं रखना, ये रखना है आरबीआई के पास। ये जो रिजर्व रखा गया है ना, ये खुद के पास नहीं रखा गया, ये आरबीआई के पास रखा गया। पहली चीज ये। दूसरी बात ये, इट कैन बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, ये कैश की फॉर्म में ही रखना है। आप इसको और किसी तरह से नहीं रख सकते। इट कांट बी लाइक कि यार मैं आपको 3 करोड़ का गोल्ड दे दूं ना, यहां नहीं चलेगा, यहां नहीं चलेगा। क्योंकि यहां ना देखो, आप इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है? कैश। तो आपको जो रिजर्व रखना है ना, वो कैश की फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो सारा जो रिजर्व होगा सीआरआर के अंदर, कैश रिजर्व रेशियो के अंदर, वो आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश की फॉर्म में रखेंगे विद दैट ऑफ आरबीआई। अभी फिलहाल के लिए नंबर ये 3% है एनडीटीएल का, बट ऑनेस्टली आपको ये नंबर्स जानने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कल को आप वीडियो देखो ये नंबर बदल जाए, और वैसे भी एग्जाम में नंबर्स नहीं पूछेगा कितने परसेंट है करंटली, वो चेंज होते रहते हैं। पर एक बात अंडरस्टैंड करना, सर ये क्यों हमें करना जरूरी है? आंसर इज ये क्योंकि ये आरबीआई एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है। आरबीआई एक्ट 1934 है ना, उसमें बात होती है किसकी? उसमें बात होती है सीआरआर की, उसमें बात होती है कैश रिजर्व रेशो की। राइट। एक बात याद रखना, इस एक्ट के अंदर कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट मेंशन नहीं है। इसका क्या अर्थ, मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट मेंशन ना होना? इसका अर्थ यही है कि अगर कल को आरबीआई चाहे सीआरआर 0% रख सकता है तो हाँ कर सकता है, क्योंकि कानून के हिसाब से कोई ऐसे रोक टोक नहीं है, ना ही ऐसे आपके मैक्सिमम लिमिट है, हो सकता है 100% रख दे। So there's no such limit that has been given under this particular act. Now one last doubt which students get is कि सर बैंक ने आरबीआई के पास पैसा रखा, हाँ ठीक है, क्या इस पैसे के ऊपर बैंक को कुछ इंटरेस्ट मिलता है? आंसर इज नो। अगर बैंक आरबीआई के पास पैसा रखते हैं इन फॉर्म ऑफ सीआरआर, तो सीआरआर के ऊपर यहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। प्लीज इस बात का भी ध्यान रखेंगे, जो पैसा रखा गया इसके ऊपर बैंकों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बैंक्स डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट, बैंकों को यहां कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता सीआरआर के अंदर। ये किसकी बात हो रही है? कैश रिजर्व रेशो की। ये कुछ छोटे छोटे फैक्चुअल चीजें हैं कि किसके पास पैसा रखा, क्या कमाई हुई, ये सारी बातें। आई थिंक यहां तक आपको बात यहां पे क्लियर हो चुकी होगी। एक काम करते हैं, एक बार बुक से पढ़ भी लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है सीआरआर के बारे में, सो दैट हमसे कोई भी वो क्वेश्चन पूछे वी आर एबल टू हैंडल इट। इधर आओ। द एवरेज बैलेंस
दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द आरबीआई। देखो यार नीना, कई बार हम ना ऐसे पढ़ते रहते हैं, हम रियलाइज नहीं करते। बैंक को क्या करना है, आरबीआई के साथ मेंटेन करना, मैंने बोला ना आरबीआई के साथ, एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स एनडीटीएल, ठीक है, ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रोसीडिंग फोर्टनाइट दैट द आरबीआई में नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो पैसा आपको रखना होता है ना, ये आपका 2 हफ्ते के हिसाब से, फोर्टनाइटली फ्राइडे के हिसाब से कैलकुलेट होता है, ठीक है, क्योंकि आप देखो डेली ट्रांजैक्शन होंगे, आएंगे जाएंगे, तो काफी बार दिक्कत होती है। तो कितना ओवरऑल मेंटेन करना है, कितना एवरेज मेंटेन करना है, वो 2 हफ्ते के हिसाब से एवरेज देखा जाता है। कि मान लो हो सकता है आज 100 करोड़ हो मेरे पास बैंक के पास एनडीटीएल, मतलब कल को 200 करोड़ हो गया। तो कैसे हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि सीआरआर कितना मेंटेन करना होगा, वो 2 हफ्ते की, मतलब जो फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर देखा जाता है, लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकंड प्रोसीडिंग फोर्टनाइट, तो उसमें यहाँ पे देखा जाता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर उसका एवरेज कैलकुलेट करके हम यहाँ पे सीआरआर की वैल्यू निकालते हैं। मतलब कि कितना एक बैंक के लिए कितना सीआरआर बना, वैल्यू तो 3% ही है, पर वो कितना बना एक बैंक के लिए वो देखा जाता है। इससे क्या होगा, इससे आपके सीआरआर से कहीं ना कहीं बैंक को कितना एडवांस बैंक देख सकते हैं, हाउ मच एडवांस दैट दे कैन क्रिएट, उसको जानने के अंदर मदद मिल जाती है। कि अगर मान लो कि कल को अगर बैंक आरबीआई चाहे कि कम लोन दें, तो वो चेंजेस किए जा सकते हैं, राइट। तो ये सारी बातें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। ये है बात सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशो की। अब हमें ऐसे ही दूसरा चीज जो आती है रिजर्व के अंदर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, उसको यहां पे अंडरस्टैंड करना है। अब देखो एसएलआर समझने के लिए सबसे पहले आपको एक टर्म समझनी है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। प्लीज अंडरस्टैंड करना, लिक्विडिटी। ये आपकी एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ चीजें मेंशन है, इनमें से कुछ चीजें नहीं भी हैं, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। किसी चीज को आप कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इट इज द लिक्विडिटी। बेसिकली इट इज द ईज, कितनी आसानी से आप एक एसेट को ईज टू कन्वर्ट एन एसेट इनटू कैश, एक एसेट को आप कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी। ओके ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा भाई मेरे पास ना बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, गुड, बैंक में मेरा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। लेट्स से मैंने कहा कि मेरे पास डिमांड डिपॉजिट है, मेरा सेविंग अकाउंट है, जो मतलब मैंने वो पैसा बैंक में जमा करा रखा है। क्या वो मेरा एसेट है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि उसके ऊपर मेरी ओनरशिप है। अब मेरा मन किया कि उसको कैश में कन्वर्ट करवाऊं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली बैंक जाऊंगा या एटीएम जाऊंगा, 2 मिनट लगेंगे, कैश मेरे हाथ में, मेरे बैंक में 10,000 रुपए थे, वो मेरा एसेट था, उसको कैश में कन्वर्ट कराने में मुझे 2 मिनट का समय लगा, बस सिर्फ 2 मिनट। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कितनी आसानी से आपने अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट करवा लिया। जितनी ज्यादा आसानी होती है किसी चीज को कैश में कन्वर्ट करवाने की, उसको हम बोलते हैं इट इज हाईली लिक्विड। ठीक है, हाईली लिक्विड का मतलब क्या हुआ, जो बहुत आराम से कैश में कन्वर्ट हो जाए, जिस चीज को कैश में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो, उसको हम बोलते हैं हाईली लिक्विड। ओके, अब दूसरा एग्जांपल समझो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का घर है, अब आपने मुझे कहा सर मेरा घर 10 लाख का है, मैंने कहा हाँ ठीक है आपका घर 10 लाख का, पर इस 10 लाख के घर को आप कैश में कन्वर्ट करके बताओ। आप बोलोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले मुझे आज न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, 2-4 हफ्ते बाद जाके 2 हफ्ते बाद कोई बंदा आएगा, उसके साथ फिर बातचीत होगी, पेपर वर्क होगा, सारा काम करते कराते 1-2 महीने हो जाएंगे। अब देखो आपका घर जो है वो भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, उसको कैश में कन्वर्ट कराना आसान नहीं है। तो ऐसे एसेट को हम क्या बोलेंगे, विल कॉल देम एज दे आर लेस लिक्विड। ठीक है, ऐसे एसेट को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज लेस लिक्विड। तो एक होता है हाईली लिक्विड, एक होता है लेस लिक्विड। हाई लिक्विड में जैसे आपका आपका कैश आ गया, कैश तो कैश ही है, ठीक है, आपके डिमांड डिपॉजिट्स आ गए, ये सब आपके क्या है, हाई लिक्विड, इनको कैश में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। बट ऑन द अदर हैंड हमारे जो घर होते हैं, हमारी गाड़ी है, ये उतने लिक्विड नहीं होते। या इवन आपके जैसे टाइम डिपॉजिट्स है ना, एफडीआरडी, इनको भी देखो कैश में कन्वर्ट करना उतना आसान नहीं है।
या तो 5 साल बाद मिलेगा पैसा, या फिर आप कह लो कि एफडी तोड़वानी पड़ेगी, तो उनको बोलते हैं लेस लिक्विड। ठीक है, जो चीज जितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, हाईली लिक्विड या मोर लिक्विड, जो चीज को कैश में कन्वर्ट करने में दिक्कत आए या फिर टाइम लगे, उनको बोलते हैं हम लेस लिक्विड। ठीक है सर, ठीक है, यहां तक तो हमें बात समझ आई। अब ठीक है, सीआरआर हमने पढ़ लिया था। अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, वो है हमारा एसएलआर का। एसएलआर का कॉन्सेप्ट क्या है? एसएलआर का कॉन्सेप्ट है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये ना वर्ड पढ़ के ही आपको समझ आना चाहिए। यहां वर्ड कैश नहीं है, सीआरआर में वर्ड इस्तेमाल था कैश, यहां वर्ड कैश नहीं, यहां वर्ड लिक्विडिटी इस्तेमाल है। मैं बताऊंगा क्यों। क्या होता है सर एसएलआर में? देखो, सेम वही कॉन्सेप्ट आप समझना। लेट्स से यहां पर हमारा बैंक है और यहां पर हमारा है आरबीआई। ठीक है, अब लेट्स से मैंने बोला कि एनडीटीएल है 100 करोड़। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी हमारा मान लो 100 करोड़ है। अब क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है एसएलआर का। मान लो मैंने कहा कि पहले एसएलआर है, लेट्स से एसएलआर है 18% ऑफ एनडीटीएल। तो अब ध्यान से सोचो, अगर एनडीटीएल 100 करोड़ है और मैंने एसएलआर बोला 18%, तो बैंक को पता क्या करना पड़ेगा? बैंक को जो पैसा है, व्हाट इज 100%, सॉरी 18% ऑफ 100 करोड़, यानी कि 18 करोड़। ये 18 करोड़ आरबीआई के पास नहीं रखना, ये बैंक को खुद के पास ही रखना है। यहां पर पैसा आरबीआई के पास नहीं रखना होता, ये खुद के पास ही रखना होता है। बैंक्स नीड टू मेंटेन विद देमसेल्फ। 18 करोड़ रुपया यहां बैंक अपने पास रखेगा। पॉइंट आता है, क्या ये कैश में रखना है? आंसर इज कैश में नहीं, लिक्विड चीजों में रखना है, लिक्विड चीजों में। अब पॉइंट आता है लिक्विड चीजें मतलब जो बहुत आराम से कैश में कन्वर्ट करी जा सकती हैं। तो भाई या तो ऐसी चीजें कौन सी होती है जिनको कैश में कन्वर्ट करवाना आसान होता है, या तो आप इनको कैश की फॉर्म में ही रख लो, क्योंकि देखो कैश तो कैश ही है, मतलब बहुत लिक्विड इज द हाईएस्ट लिक्विड। या तो कैश की फॉर्म में रख लो, या आप गोल्ड की फॉर्म में रख लो, या आरबीआई ने ना कुछ सिक्योरिटीज अप्रूव की होती हैं, मैं बताऊंगा अभी सिक्योरिटीज क्या होती हैं। कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह जो आरबीआई अप्रूव करता है, वो यहां पे उस फॉर्म में रखा जा सकता है। ये 18 करोड़ रुपया ऐसी चीजों में रखना है जो बहुत लिक्विड होते हैं। लिक्विड कौन सी चीजें होती हैं? जैसे कैश, कैश इज हाईली लिक्विड। गोल्ड, गोल्ड को भी कैश में कन्वर्ट कराना बहुत आसान होता है। ऐसी ही कुछ सिक्योरिटीज ऐसी हैं जो आरबीआई अप्रूव करता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, उनको भी कैश में कन्वर्ट करवाना काफी आसान होता है। सो ऐसी चीजें जो अपने आप में काफी आराम से कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, वो रखनी होती हैं अंडर एसएलआर। उसमें आपका ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने 18 करोड़ रखा अपने पास, ना कि आरबीआई के पास। तो आप ध्यान में रखिएगा, दिस एसएलआर इज मेंटेन्ड विद इटसेल्फ। ये आरबीआई के पास नहीं रखना, ये फर्क है उसमें। सीआरआर क्या था? सीआरआर आपका आरबीआई के पास रखते थे। यहां पर जो एसएलआर है वो बैंक अपने आप के पास, खुद के पास मेंटेन करता है इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अब 2 मिनट के लिए मान लो कि यार सीआरआर वाली चीज कोई नहीं होती, सीआरआर को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए सीआरआर भूल जाओ। अगर आप इसको भूल गए तो आप रियलाइज क्या करोगे? सर अगर मान लो मेरा यहां पे एक कस्टमर है जो लोन लेना चाहता है। अब अगर देखो, अगर बैंक ने 18 करोड़ रुपया खुद के पास रख लिया इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, अब यहां पर बैंक उसको लोन नहीं दे सकता। तो बैंक कितना लोन देगा? सर केवल 82 करोड़। मैंने आपको बोला ना अभी सीआरआर भूल जाओ 2 मिनट के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी समझ आएगा। अब बैंक के पास 82 करोड़ है लोन में देने के लिए। ठीक है, कल को मान लो बैंक क्या करता है? बैंक बोलता है कि नहीं यार, आप एक काम करो, आप एसएलआर कर दो 40%। अगर एसएलआर 40% कर दिया गया, अगर आरबीआई ने एसएलआर को 40% कर दिया, तो अब क्या होगा? अब बैंक अपने पास रखेगा 40 करोड़ इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। एंड कितना लोन दे सकता है अब ये? केवल और केवल 60 करोड़ का। वही सेम कॉन्सेप्ट याद करो, अगर बैंक के पास बहुत पैसा है लोन में देने के लिए तो बहुत सस्ते रेट में आपका लोन बांटेगा, पर अगर उसके पास बहुत कम पैसा है लोन में देने के लिए, तो उस केस में वो महंगे रेट के ऊपर इंटरेस्ट देगा, महंगे रेट के ऊपर लोन देगा।
उस केस में जो लोग होंगे वो उतने उत्साहित नहीं होंगे, वो खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर अगर हमें एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी अगर लेकर आनी है, तो उस केस में क्या करते हैं, एक्सपेंशनरी के केस में सर हमारा जो एसएलआर है ना उसको हम कम रखेंगे। जब हमें थोड़ा कंट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे केस में अंदर हम क्या करेंगे, हम एसएलआर को यहां पे बढ़ा देंगे, एसएलआर को हम यहां पे बढ़ा देंगे। समझ आया आपको? कंट्रैक्शनरी मतलब आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, कुछ बातें और, दो चीजें हमने सीआरआर में और पढ़ी थी अगर आपको याद हो। एक तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि बैंकों ने जो पैसा आरबीआई के पास रखा था ना इन सीआरआर, वहां पर बैंकों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब यहां पे सवाल आएगा कि यहां पर कुछ इनको मिलता है क्या बैंकों को? देखो, बैंक यहां पैसा कमा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कमाएंगे ही कमाएंगे, मैंने कहा बैंक कैन अर्न इंटरेस्ट। पॉइंट आता है कैसे। फॉर एग्जाम्पल, बैंकों ने पैसा डाल दिया गोल्ड के अंदर। अब बैंकों ने पैसा गोल्ड में डाला तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ सकती है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो बैंकों को पैसा कमा सकते हैं। सिमिलरली अगर बैंक अपनी सिक्योरिटीज में पैसा डालें, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालें, वहां से भी पैसा कमाई होती है। अभी मैं बता दूंगा जिनको नहीं पता गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 2 मिनट वेट करो। तो यहां से और यहां से बैंक पैसा कमा सकते हैं। तो फर्क समझना, यहां पर क्या होता है, बैंक्स कैन अर्न इंटरेस्ट। ठीक है, बैंकों की कमाई हो सकती है यहां पे, बैंक्स कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन एसएलआर, बैंकों की कमाई हो सकती है एसएलआर में। सर ऐसा कहां लिखा हुआ है आपका एसएलआर मेंटेन करने के रिगार्डिंग? देखो, एसएलआर मेंटेन करने आपका ये लिखा हुआ है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में मेंशन है ये बातें। एंड इसमें ना मिनिमम लिमिट तो नहीं दे रखी, पर इसमें मैक्सिमम लिमिट जरूर दे रखी है कि मैक्सिमम 40% हो सकता है आपका एसएलआर, 40% से ज्यादा एसएलआर नहीं हो सकता। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एसएलआर हैज बीन गिवन, इट कैन बी मैक्सिमम 40%, से ज्यादा नहीं। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, और अगर आपने थोड़ा दिमाग अच्छे से सुना है मेरी बातों को, तो आपको दोनों में फर्क समझ आया होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, सीआरआर में पैसा रखना है कैश की फॉर्म में, एसएलआर में पैसा रखना है लिक्विड में, कैश, गोल्ड, आरबीआई सिक्योरिटीज की फॉर्म में। सीआरआर में आपका जो पैसा होगा वो आरबीआई के पास रखना है, एसएलआर में जो पैसा होता है वो बैंक खुद के पास रखेंगे। तीसरी बात, बैंक सीआरआर के केस में कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं करते, एसएलआर में बैंक इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। चौथी बात, सीआरआर आपका अपना सीआरआर आपका आरबीआई एक्ट के अंतर्गत आता है, एसएलआर के लिए आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। ये डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? सिमिलैरिटी ये है, अगर आरबीआई एक्सपेंशन करना चाहता है, अगर आरबीआई का फोकस है ग्रोथ के ऊपर, तो क्या होगा, सीआरआर कम कर दो, एसएलआर कम कर दो। अगर आरबीआई एक कंट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, अगर आरबीआई का फोकस इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के ऊपर है, उस केस में सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा, दे विल बी इंक्रीज्ड। क्योंकि अगर इंक्रीज कर दिया, कम पैसा बचेगा जो लोन में दिया जा सकता है, महंगे इंटरेस्ट में महंगे लोन मिलेंगे, एंड दैट इज हाउ वी कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब क्वेश्चन ये आएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है, क्या प्रैक्टिकली ये होता है? अरे हाँ भाई, बिल्कुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड आया था, उस टाइम स्टार्टिंग के समय के ऊपर हमारा फोकस था ग्रोथ बढ़ाने के ऊपर, तो उस टाइम के ऊपर आरबीआई ने सीआरआर में कटौती करी थी, सीआरआर को कम कर दिया था। तो बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। तो ये है सीआरआर और एसएलआर का अंतर। कुछ और बातें पढ़ते हैं, ये सीआरआर एसएलआर तो क्लियर हुआ। हाँ, कुछ बच्चे डाउट आया होगा कई कुछ होगा कि सर हमें बाकी तो समझ आया, आपकी सिक्योरिटी आपने वर्ड इस्तेमाल किया था, हमें ये समझ नहीं आया, आपने कहा था अभी मैं बताऊंगा, तो बता दो। हाँ, वो भी बता देते हैं। अब देखो, इसमें जब मैं बात करूं ना सिक्योरिटीज की, प्लीज सुनना इसको। हालांकि ये टॉपिक जो है ना सिक्योरिटीज वाला, ये हम फाइनेंशियल मार्केट में जब आएंगे ना, तो वील डिस्कस इन वेरी वेरी डिटेल देयर। अभी के लिए एक आइडिया, एक एग्जांपल समझो कि मान लो गवर्नमेंट है, जैसे ये हमारी सरकार है, मान लो सरकार को कुछ पैसों की जरूरत है, ठीक है, तो सरकार भी क्या कर सकती है, उधार ले सकती है। मान लो मेरे पास या बैंक के पास पैसा था और सरकार को पैसों की जरूरत है, तो सरकार इनसे पैसा ले लेगी। ठीक है, सरकार ने इनसे पैसा ले लिया। अब सरकार ने इनसे पैसा लिया तो सरकार को बदले में कुछ देना भी पड़ेगा, तो सरकार दरअसल में यहां पे इनको देती है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है,
आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये कागज आ जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला। सरकार को आपने क्या किया, आपने सरकार को पैसा दे दिया और सरकार ने आपको क्या दे दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, अब होगा पता क्या, ये एक टाइम के लिए होगी। नॉर्मली अगर हम बात करें, नॉर्मली एक टाइम के लिए होती है, मान लो 1 साल के लिए, लेट्स से फॉर सिंपल एग्जांपल, मान लो ये 1 साल के लिए है, लॉन्ग टर्म भी होती है बट लेट्स से मान लो 1 साल के लिए एग्जांपल के लिए। 1 साल के बाद क्या पता क्या करोगे, आप जाओगे सरकार के पास, है ना, सरकार को बोलोगे देखो सरकार जी, हम 1 साल पहले आए थे आपके पास, हमने आपको 100 रुपए दिए थे, अब हमारा पैसा वापस कर दो और विद इंटरेस्ट, है कि नहीं। तो हो सकता है ना कि आपने पहले 100 रुपया दिया था उस टाइम के ऊपर, आपने सरकार को 100 रुपया दिया था, अब सरकार आपको 1 साल खत्म होने पे 100 रुपए तो दे ही देगी, प्लस आपको मान लो 10 रुपए और दे दिया, तो इस तरह से आपको 110 रुपए मिल गए। ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का फंडा। तो कई बार बैंकों के पास भी इस तरह से सिक्योरिटीज हो सकती हैं, बैंक भी चाहेंगे कि यार चलो ठीक है पैसा यहां दे दिया, तो उनके पास कुछ सिक्योरिटीज आ जाएंगी, तो बैंक्स कैन कीप दैट एसएलआर इन फॉर्म ऑफ आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एज वेल। तो अगर उसमें पैसा रखा है तो बैंक यहां पे बिल्कुल अर्न करेंगे, बैंक कैन अर्न द इंटरेस्ट, यस और नो। तो ये होता है आपका सीआरआर और एसएलआर का अंतर। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है सर, सीआरआर एसएलआर समझ आया। अब आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, खासकर अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है यहां पे वो आपको देखने को मिलेगा विद रिगार्ड्स टू आपका रेपो रेट। रेपो रेट सबसे पॉपुलर टूल है, सबसे पॉपुलर टूल है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का। रेपो रेट का जो नाम है ना, इसकी फुल फॉर्म है रीपरचेज ऑप्शन या रीपरचेज ऑपरेशन। रीपरचेज ऑप्शन आप कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको रीपरचेज ऑब्लिगेशन के नाम से भी जान सकते हो। देखो इंडिया में ना काफी सारे लोगों को रेपो का मतलब पता है, पर ये कैसे काम करता है उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, और यूपीएससी ने यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। प्लीज समझना इस बात को ध्यान से। आप लोगों को जो पता होगा, आप लोगों को एक बात पता होगी कि रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट के ऊपर आपके बैंक्स आरबीआई से उधार लेते हैं, है ना। इट इज द रेट, इट इज द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। ऐसी रेट जहां पे बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। समझते हैं इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेट्स से ये है आरबीआई और ये हमारा कोई बैंक है, ठीक है, और मान लो यहां पर है हमारा कस्टमर, ठीक है। अब देखो बैंकों को पैसों की जरूरत होती है तो बैंक कहां से पैसे लेंगे, सर आरबीआई लेंडर ऑफ बैंक्स है या बैंकर ऑफ बैंक्स है, आरबीआई इज द बैंकर ऑफ बैंक्स। अगर मुझे अपने पैसों की जरूरत होती है या मैं कहीं से उधार लेता हूं, मैं आईसीआईसीआई एचडीएफसी जाता हूं क्योंकि वो मेरे बैंकर हैं। ऐसे ही बैंकों को पैसों की जरूरत होती है, बैंक जाते हैं आरबीआई के पास, ठीक है। तो आरबीआई से पैसा मांगेंगे तो आरबीआई उनको पैसा दे देगा, दे दिया। मान लो आरबीआई ने इनको पैसा दिया लेट्स से 4% के ऊपर, ठीक है, बैंक ने आरबीआई से उधार लिया 4% पे। अब सोचो अगर बैंकों को आगे लोगों को उधार देना हो तो शायद लोगों को वो 10% पे देंगे, है कि नहीं। बट अगर मान लो ये जो रेपो रेट में बात कर रहा हूं, जो रेट पे आरबीआई बैंकों को उधार दे रहा है, अगर मान लो यही 7% है तो सर हो सकता है बैंक इनको 13-14% पे भी आपका लोन दे, है कि नहीं। अब देखो जब रेपो रेट कम था तो बैंकों ने सस्ते में लोन दिया, जब रेपो रेट ज्यादा है तो बैंक महंगे पे लोन दे रहे हैं, दे रहे नहीं दे रहे। अब देखो यार, जब जब सस्ते में लोगों को लोन मिलेगा लोग सोचेंगे चलो भाई और लोन लेते हैं, और लोन लेंगे और खर्चा करेंगे और जीडीपी ग्रोथ होगा। तो दरअसल में ये वाला केस क्या बन जाएगा, ये एक्सपेंशन का केस बन जाएगा, ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो जाएगी जहां पर हमारा फोकस ग्रोथ प्रमोट करने के ऊपर है। अगर मैं नीचे वाली सिचुएशन की बात करूं, जब रेपो रेट ज्यादा है
बैंक महंगे में लोगों को लोन बांट रहे हैं, उस केस में लोग कम लोन लेंगे, है ना, लोग कम खर्चा करेंगे और एक तरह से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। ये हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का एग्जांपल हुआ। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, जब आरबीआई को ग्रोथ पे फोकस करना है, रेपो रेट कम कर देता है आरबीआई। जब आरबीआई का ध्यान होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के ऊपर, तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। क्या इतना सिंपल है क्या? नहीं, इतना सिंपल है नहीं, थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड है। ये काम कैसे करता है मैं वो आपको समझाता हूं, उसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ रखे हैं। देखो यार, आपने एक बात नोटिस करी, हर एक चीज का नाम ना बहुत ही सोच समझ के रखा जाता है। जैसे मेरा नाम ऋषभ है, ठीक है, मेरे नाम में वी आता है, बीएच नहीं आता, वी आता है एंड में, वी फॉर विक्ट्री, ठीक है, अब उस पर्पस से मेरा नाम रखा गया। ऐसे अगर हम बात करें कैश रिजर्व रेशो की, वहां वर्ड था कैश रिजर्व रेशो, तो कैश की फॉर्म में रिजर्व रखना था विद आरबीआई, तो वहां से नाम आया कैश रिजर्व रेशो। फिर हमने पढ़ा स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, वहां लिक्विड एसेट्स के अंदर पैसा रखना था, ना कि सिर्फ कैश के अंदर, लिक्विड एसेट्स के अंदर, तो वहां से नाम आया स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। अब सवाल आता है कि सर इसका नाम आपने रख दिया रेपो रेट, ये कैसा नाम है रेपो? ठीक है, क्या इसमें रेपो बनानी है क्या? ना, ये रेपो का मतलब मैंने आपको बताया, दिस इज रीपर्चेज ऑप्शन या रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। अब पॉइंट आता है रीपर्चेज का मतलब क्या है यहां पे, देखो प्लीज समझना यहां पे, प्लीज समझना यहां पे, ये सिस्टम ऐसे काम नहीं करता जैसे मैंने आपको समझाया, वो तो मैंने आपको बस एक आइडिया दिया कि कैसे क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने, पर काम कैसे करता है वो देखना। होता पता क्या है, ये है आपका आरबीआई और ये होता है आपका बैंक, ठीक है। देखो, जब बैंक आरबीआई के पास पैसा उधार लेने जाते हैं ना, जब बैंक आरबीआई के पास गया कि सर हमें आप पैसा दे दो, तो आरबीआई इनको पैसा दे देता है, दे दिया पैसा, आरबीआई ने दे दिया इनको पैसा, क्या आप हमें पैसा उधार दे दो, दे दिया पाए पैसा। पर आरबीआई बोलता है भाई आप कुछ गिरवी भी रख के जाओ, आप कुछ गिरवी भी रख के जाओ। जब आप लोग बैंक में पैसा उधार मांगने जाते हो तो वो कुछ गिरवी रखवाते हैं, नहीं रखवाते? बिल्कुल। उसी तरह से यहां पर भी क्या होता है, यहां पर आरबीआई इनको बोलता है कि भाई आप भी कुछ गिरवी रख के जाओ। सवाल आता है क्या क्या गिरवी रखें? तो यहां पर जो बैंक होते हैं ना, यहां पर बैंक आपकी सिक्योरिटीज, जो मैंने अभी पीछे बताया जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो थी, सिक्योरिटीज गिरवी रखते हैं। तो मान लो इन्होंने इनको पैसा दे दिया, उन्होंने अपनी सिक्योरिटीज गिरवी रख दी, गिरवी रख दी। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद बैंक बोलेगा कि सर हमने आपसे उधार लिया था, हम आपका उधार रिटर्न करने आए हैं, ठीक है। तो क्या करेगा बैंक, बैंक इस पैसे को रिटर्न कर देगा विद इंटरेस्ट। हाँ, पैसा जो उधार लिया था बैंक ने, वो इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया। और दूसरी बात, जो उसने यहां पर सिक्योरिटीज गिरवी रखी थी ना आरबीआई के पास, वो सिक्योरिटीज वो क्या कर लेगा, वो वापस रीपरचेज कर लेगा। इट विल रीपरचेज दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सिक्योरिटीज वो वापस खरीद लेगा। क्योंकि देखो हुआ क्या, आरबीआई से पैसा उधार लिया सिक्योरिटीज गिरवी रख के, अब पैसा वापस कर रहे हैं विद इंटरेस्ट, और जो सिक्योरिटी वापस हम रीपरचेज वापस खरीद रहे हैं। तो दरअसल में यहां पर आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे बिना गिरवी रखे हुए रेपो में पैसा नहीं मिलता, आपको सिक्योरिटीज गिरवी रखनी होती है। तो जो वर्ड है ना रेपो, वो रेपो इस वर्ड से आया रीपरचेज में। बैंकों ने आरबीआई से पैसा उधार लिया, पर वो वादा करके आए, क्या वादा करके आए, वो वादा करके आए कि सर हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे और अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी थी गिरवी, उनको हम रीपरचेज कर लेंगे। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रीपरचेज केम। तो प्लीज ध्यान रखना, यहां क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, रेपो ऑपरेशंस में सिक्योरिटीज गिरवी रखी जाती हैं, ठीक है ना। देयर इज बैंक्स लेंड देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद एन एश्योरेंस टू बाय देम बैक, हम वादा करके जा रहे हैं कि उनको वापस आके खरीदेंगे। ओके ओके ओके, अब आपको यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि सर अगर अगर हमें एक्सपेंशन करना है, अगर हमें एक्सपेंशन करना है तो क्या करना होगा, तो हमें रेपो रेट को एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या करना होगा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में सर हमें जो हमारा रेपो रेट है उसको हम कम रखेंगे क्योंकि हमें ग्रोथ प्रमोट करनी है। पर अगर मान लीजिए सर हमारी कंट्रैक्शनरी पॉलिसी है ना,
उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में सर हम यहाँ पे रेपो रेट को बढ़ाएंगे ताकि लोगों के पास महंगे रेट के ऊपर पैसा पहुंचे। ठीक है सर, ये बात तो हमें क्लियर है। अब एक डाउट और बचा कि सर देखो, रेपो में सरकार को, सॉरी, बैंकों को पैसा चाहिए, हाँ, तो बैंकों को सिक्योरिटीज देनी पड़ेंगी, गिरवी रखनी पड़ेंगी। एक बैंक ने पता क्या सोचा, एक बैंक ने सोचा कि यार देखो, एसएलआर में भी सर ने बोला था कि अपनी सिक्योरिटीज आप वहां पे आपको रखनी पड़ेंगी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर भी हमने पढ़ा था कि वहां लिक्विड एसेट से आपके कैश, गोल्ड या आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अंदर पैसा रखना पड़ता है। क्यों ना एक काम करें, बैंक ने सोचा क्यों ना एक काम करें, वो जो सिक्योरिटी नहीं थी एसएलआर वाली, वही सिक्योरिटीज गिरवी रखा दें। एसएलआर भी पूरा कर लिया और गिरवी भी रख दी। आरबीआई बोलता है ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। एसएलआर वाली सिक्योरिटीज का पर्पस कुछ अलग है। आप वो सिक्योरिटीज हमारे पास गिरवी रख के उधार नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आपको एसएलआर वाली कोटा सिक्योरिटीज लेकर आप रेपो के अंदर उधार नहीं लेंगे, उसके अलावा सिक्योरिटीज लेकर आओ। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। बैंक्स कैनॉट यूज, बैंक्स कैनॉट यूज देयर एसएलआर कोटा सिक्योरिटीज, उनका इस्तेमाल नहीं करना, उनके अलावा आपकी सिक्योरिटीज होंगी, तब आप यहां पे रेपो में हमारे से पैसा ले सकते हो उधार के तौर पे। ठीक है, देखो नॉर्मली जो रेपो होता है ना, नॉर्मली इट इज शॉर्ट टर्म। इट इज नॉर्मली शॉर्ट टर्म इन नेचर। अब कुछ बच्चों का डाउट आएगा कि आपने ये नॉर्मली वर्ड क्यों लगा दिया सर बीच में, क्योंकि देखो अब पता क्या है, अब सिर्फ शॉर्ट टर्म ही नहीं होता, अब रेपो ऑपरेशंस लॉन्ग टर्म भी होते हैं। वी ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म रेपो। ठीक है, नॉर्मली शॉर्ट टर्म होता है, पर ये आज के टाइम ना आपको एलटीआरओ सुनने को मिलता होगा। एलटीआरओ कुछ नहीं है, दिस आर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इसमें क्या होगा, इसमें सेम वही बात, बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेंगे, रेपो रेट के ऊपर लेंगे, सिक्योरिटीज गिरवी रख के लेंगे, पर ये लंबे समय के लिए होगा, 1 साल और 3 साल के टाइम पीरियड के लिए। दीज आर लॉन्ग टर्म रेपो। काफी न्यूज में था पिछले सालों के अंदर। इसके अलावा आपने एक सुना होगा टीएलटीआरओ के बारे में भी। टीएलटीआरओ क्या होता है, आपका टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो। देखो आप ना हमेशा याद रखना, आप लोगों ने गवर्नेंस भी पढ़ा होगा, वहां पर भी आपने ये वर्ड सुना होगा टारगेटेड। एक होता ना कि आपने सबको सब कुछ दे दिया, यूनिवर्सल। एक होता है टारगेटेड, जहां एक स्पेसिफिक सेट को आप देते हो। तो जब हम टीएलटीआरओ सुनते हैं ना, इसका मीनिंग क्या है, आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देगा, रेपो रेट पे देगा, सिक्योरिटीज गिरवी रख के देगा, लंबे समय के लिए देगा, पर जो टारगेटेड वर्ड आ गया ना, वो होता है स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए। मान लो आरबीआई ने कहा कि भाई आपको हम पैसा देंगे, पर आप इंश्योर ये करना कि जो पैसा आपके पास आ रहा है ना, ये सिर्फ इन इन सेक्टर्स को ऊपर ही खर्च होना चाहिए। आपने ऑटोमोबाइल्स के लिए मान लो बोल दिया कि सिर्फ ऑटोमोबाइल्स वाले सेक्टर्स को ही ये पैसा जाना चाहिए, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम बोल देंगे टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो। ठीक है, नॉर्मली रेपो शॉर्ट टर्म है, पर अब लॉन्ग टर्म रेपो भी आता है, और टारगेट मतलब एक स्पेसिफिक या कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को देना हो तो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन हम उसको यहां पे बोल सकते हैं। ये बात हो जाती है आपकी रेपो के बारे में, रीपर्चेज ऑप्शन या ऑब्लिगेशन। क्लियर हुआ, सिक्योरिटीज होती हैं इसके अंदर। ओके सर, ओके। ऐसे एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, हाँ कौन सा कॉन्सेप्ट, रिवर्स रेपो रेट का। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, काफी सारे बच्चों को इसकी डेफिनेशन में बड़ी दिक्कत आती है, और इनफैक्ट काफी सारी अच्छी अच्छी बुक्स में भी यहां पर ये बात गलत लिखी हुई है। मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूं। ठीक है, मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है, नाउ ही इज इनटू द सर्विस, पहले वो आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर रहे हैं। तो उनसे ना रिवर्स रेपो के बारे में एक बार सवाल पूछा था इंटरव्यू में, यूपीएससी इंटरव्यू में उनसे डिस्कशन हुआ था। उन्होंने भी पता नहीं बाय चांस मतलब इसकी डेफिनेशन थोड़ी गलत बोल दी थी, और वहां यूपीएससी चेयरमैन ने उनको टोका कि आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था। पता क्या होता है, लोग पता है ऐसे मतलब, क्योंकि हम उतना डिटेल में पढ़ते नहीं है चीजों को, या अच्छी बुक्स नहीं पढ़ते,
तो क्या होता है ना कि हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जैसे रेपो में क्या होता है, रेपो का मतलब होता है कि आरबीआई बैंकों को उधार दे रहा है। तो जब रिवर्स रेपो पढ़ते हैं बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें क्या हो रहा होगा, बैंक आरबीआई को उधार दे रहे होंगे। ये एक कॉमन माइंडसेट है बच्चों का कि रेपो में आरबीआई बैंकों को उधार दे रहा है, रिवर्स रेपो में बैंक आरबीआई को उधार देंगे। बट ऐसा होता नहीं है, प्लीज समझना इस बात को, प्लीज समझना इस बात को। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शायद ये टेक्निक ठीक है, बट ये सही डेफिनेशन नहीं है रिवर्स रेपो रेट की, कहीं पर भी ये, कहीं ऑफिशियल सोर्स में कहीं ये डेफिनेशन नहीं है। आप मेरी एक बात सोचो, आरबीआई को बैंक पैसों की क्या जरूरत है? आरबीआई को क्या जरूरत पड़ेगी कि नहीं भाई हम एसबीआई से उधार लें या आईसीआईसी से उधार लें? अगर आपने आरबीआई के फंक्शन समझे हैं ना, तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज आरबीआई इज द बैंकर ऑफ बैंक्स। आरबीआई बैंकों का बैंकर है। अब मुझे अगर बैंक से पैसा चाहिए तो मैं एसबीआई जाता हूं, पैसा उधार लेना होता है तब भी, पैसा जमा कराने होते हैं तब भी। बैंकों का बैंकर कौन है? आरबीआई। तो बैंकों को उधार लेना हो या बैंकों को पैसे जमा कराने हो तो बैंक कहां जाएंगे? बैंक जाएंगे आरबीआई के पास। समझे? तो कई बार पता क्या होता है, कई बार होता है बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा, बैंकों को लगता है यार पैसा पड़ा हुआ है क्या करें, तो बैंकों ने सोचा चलो एक काम करते हैं आरबीआई के पास जमा करा देते हैं। ये बैंकों ने आरबीआई के पास पैसा जमा कराया है, आरबीआई को लोन नहीं दिया। ये मत कहो कि बैंकों ने आरबीआई को लोन दे दिया ना, बैंकों के पास पैसा था, बैंकों ने सोचा चलो आरबीआई के पास जमा करा देते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो प्लीज कभी ये मत लिखना कि रिवर्स रेपो रेट इज दैट रेट एट विच बैंक्स गिव लोन टू आरबीआई ना, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। रिवर्स रेपो रेट इज दैट रेट एट विच बैंक्स पार्क देयर एक्सेस मनी विद आरबीआई। बैंकों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो आरबीआई के पास वो जमा करा देते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि आरबीआई इज बैंकर टू द बैंक्स। ठीक है, तो थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में भी, काम कैसे करता है वो भी समझाऊंगा। बैंक्स पार्क देयर एक्सेस मनी विद आरबीआई। जो एक्स्ट्रा पैसा है ना बैंकों का वो बैंक जमा करा देते हैं आरबीआई के पास। इधर देखना, चलो इसमें तो क्या ही है, मतलब ये तो सिंपल ही है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आएगा कि ठीक है सर बैंकों ने पैसा जमा करा दिया, एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास, उसको हमने रिवर्स रेपो रेट बोल दिया। क्वेश्चन यहां पे ये आएगा कि क्या यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होंगी? ये ना बच्चे रटते रहते हैं बुक में कि यार कहीं पे है कहीं पे नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं। क्या यहां पे आपके रेपो वर्ड देखा? रेपो, व्हाट इज रेपो? रीपर्चेज ऑप्शन। तो यहां पर बिल्कुल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देयर आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कोलैटरल है यहां पर भी। ठीक है, भले ही आरबीआई के पास उन्होंने बैंकों ने पैसा जमा कराया, पर बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखी जाती हैं या वापस दी जाती हैं उनको। अब बैंकों ने आरबीआई पैसा जमा कराया, आरबीआई उनको सिक्योरिटीज देगा बदले में। ठीक है ना, तो इसमें सिक्योरिटीज होती हैं, इट इंक्लूड सिक्योरिटीज या कोलैटरल इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, आज हम 2026 में खड़े हैं, खड़े हैं नहीं खड़े? बिल्कुल। क्या आपने पिछले 4 साल में रिवर्स रेपो रेट का नाम सुना? नाम भले ही सुना हो सकता है, पर पिछले 4 साल से अब हम रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल नहीं करते। अब रिवर्स रेपो रेट नहीं इस्तेमाल होता। सर क्यों नहीं इस्तेमाल होता? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट को एक नई चीज ने रिप्लेस कर दिया है। क्या है वो नई चीज, अभी बताऊंगा। पर पॉइंट आता है क्यों रिप्लेस किया। देखो एक बात ध्यान रखो, आरबीआई कौन है? बैंकर टू द बैंक्स। आरबीआई को कोलैटरल देने की क्या जरूरत? व्हाट इज द नीड ऑफ गिविंग कोलैटरल? आरबीआई क्यों सिक्योरिटीज गिरवी रखे? तो क्यों ना हम एक ऐसे टेक्निक बताएं जहां पर आरबीआई बैंकों से, बैंकों का एक्स्ट्रा पैसा जो होता है वो अपने पास ले ले, कोई दिक्कत नहीं, डिपॉजिट करवा ले, कोई दिक्कत नहीं, बदले में सिक्योरिटीज क्यों देनी है? सो दैट इज व्हाई व्हाट हैज हैपेंड इज कि हम रिवर्स रेपो रेट की जगह आज के समय जो फॉलो करते हैं इट इज एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब आप लोग ना रिवर्स रेपो का नाम नहीं सुनते हो क्योंकि वो नहीं हम इस्तेमाल करते, एग्जिस्ट करता है, इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल किसका करते हैं? इस्तेमाल हम करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का।
अब क्वेश्चन आएगा इसका मतलब क्या है सर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का। देखो ये रिवर्स रेपो रेट ही है, पर ध्यान रखना देयर इज नो कोलैटरल है, देयर इज नो कोलैटरल। कहने का अर्थ ये है कि ये रहा बैंक, ये रहा आरबीआई, ठीक है। बैंक के पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा था, तो बैंक ने जाके आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। बैंक ने एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट करवा दिया आरबीआई के पास। बस जब टाइम, जो भी टाइम के लिए होगा, बाद में जाके क्या होगा, जब बैंक पैसा वहां से लेगा वापस, तो यहां पे पैसा तो मिलेगा विद स्मॉल इंटरेस्ट, जैसे डिपॉजिट नहीं होता, बिल्कुल। बस इतना ही है यहां पे इसका। यहां कोई कोलैटरल नहीं होगा, देयर इज नो नथिंग विच इज गिरवी। यहां पे कुछ भी कोलैटरल नहीं होगा, क्योंकि देखो ना, इसमें कहीं रेपो वर्ड है ही नहीं, इसमें कहीं रेपो वर्ड है ही नहीं, तो यहां कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं एग्जिस्ट करता है। देयर इज नो कोलैटरल, देयर इज नो कोलैटरल। पहले एक काम करते हैं, इतना हम पढ़ लेते हैं जो हमने अभी समझाया थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। तो सीआरआर पढ़ लिया था आई थिंक, है ना हमने, फिर एसएलआर बचा हुआ है, कोई नहीं एसएलआर भी पढ़ लेते हैं। देखो एसएलआर में क्या पढ़ा, एवरी बैंक शैल मेंटेन इन इंडियन एसेट्स द वैल्यू ऑफ व्हिच शैल नॉट बी लेस देन द परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इन इंडिया। ये वही बात है, एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टिपिकली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश एंड गोल्ड, जो लिक्विड एसेट्स हैं बेसिकली। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, देखो इनके बारे में ना, ये वाला टॉपिक, मतलब टॉपिक क्या है, मतलब देखो जैसे मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं। इनकी डिटेलिंग हम करेंगे फाइनेंशियल मार्केट में, यहाँ थोड़ा सा बता दिया हुआ है। बट शॉर्ट टर्म को हम ट्रेजरी बिल्स बोल देते हैं, लॉन्ग टर्म को हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डेटेड सिक्योरिटीज बोलते हैं। विल डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये जो टेबल वाला है। बाकी अदरवाइज अगर हम बात करें, सीआरआर पढ़ लिया हमने, एसएलआर पढ़ लिया, हाँ हाँ। देखो अब इधर आएंगे सब लोग, यहां लिखा हुआ है एलएएफ के बारे में, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एलएएफ का मतलब क्या है, देखो एलएएफ में ये सारी चीजें आ जाती है जो हमने डिस्कस करी, रेपो, रिवर्स रेपो, एसडीएफ, ये सारी बातें एमएसएफ भी पढ़ेंगे अभी। वर्ड इज व्हाट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, पैसे को कम ज्यादा करना, ठीक है। तो जो भी अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं जिसके माध्यम से लिक्विडिटी कम ज्यादा की जाती है, कम ज्यादा मतलब एक होता है इंजेक्ट, एक होता है अब्सॉर्ब। इंजेक्ट होता है जब पैसा मार्केट में डाला जाए, इंजेक्ट करना पैसे को, अब्सॉर्ब करना पैसा निकाला जाए। ग्रोथ करनी है पैसा इंजेक्ट करो, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है पैसे को ऑब्जर्व करो। ये जब हम बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालते हैं या पैसा निकालते हैं, जो भी ऑपरेशंस के माध्यम से करते हैं, उसको हम बोलते हैं एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, आपका रेपो, रिवर्स रेपो आ गया, एसडीएफ आ गया, एमएसएफ आ गया, एमएसएफ पढ़ेंगे, और भी चीजें आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड वो सारी चीजें भी आ जाती हैं। अब बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट क्या होगा, इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई provides liquidity under LAF to all the participants against the collateral। देखो कोलैटरल होता है यहाँ पे, जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे कोलैटरल होगा। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, ये वो है जहां पर आरबीआई अब्सॉर्ब करेगा लिक्विडिटी, क्योंकि जब बैंकों ने पैसा डिपॉजिट करवाया आरबीआई के पास, तो लिक्विडिटी अब्सॉर्ब हुई है, ठीक है ना। यस बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, एसडीएफ पढ़ लेते हैं, एमएसएफ बाद में आते हैं। एसडीएफ क्या है, देखो इट इज द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स अनकोलैटरलाइज्ड, यहां कुछ भी कोलैटरल नहीं होता, ठीक है ना। ये भी एक टूल ही है, बाकी ये कैसे लिंक है मैं इसको आपको बताऊंगा। और आपको मैंने जैसे बताया 2022 में आपने एसडीएफ इंट्रोड्यूस किया, तो उससे कहीं ना कहीं आपका रिवर्स रेपो रेट को हमने रिप्लेस कर दिया एज द फ्लोर। जस्ट 5 मिनट रुको, ये फ्लोर ऑफ एलएएफ कॉरिडोर क्या होता है अभी आपको समझ आ जाएगा। आई होप आपको मीनिंग समझ आया होगा कि ये क्या मीनिंग है रेपो, रिवर्स रेपो और आपका एसडीएफ का। ऐसे एक कॉन्सेप्ट आता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का, इसको इधर से पढ़ लेते हैं। देखो यार, जैसे मैंने आपको रेपो समझाया, रेपो में क्या था, बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि बैंकों को ओवरनाइट फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, राइट। ऐसे केस में ना, जब बैंकों को ओवरनाइट बेसिस पे उधार लेना है,
तो वो जिस फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और जो रेट लगता है वो यहां पे एमएसएफ रेट। अब आप खुद सोचो, जब कहीं ना कहीं आपको अचानक पैसों की जरूरत है तो आरबीआई उनको पैसा देगा, पर इंटरेस्ट रेट यहां पे ज्यादा लगती है। इनफैक्ट इसी के लिए हम इसको पीनल रेट के नाम से जानते हैं। पीनल मतलब पेनल्टी रेट, एक तरह की पेनल्टी रेट। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो, अगर मान लो जैसे रेपो रेट अभी के लिए, जैसे रेपो रेट मान लो 5.25% है, यह है रेपो रेट, पर एमएसएफ जो होगा ना इससे ज्यादा होगा, इट विल बी 5.5, क्योंकि देखो ये एक पेनल्टी रेट है एक तरह से, इट इज अ पीनल रेट एक तरह से। ठीक है, अचानक पैसों की जरूरत पड़ेगी किसी काम के लिए तो एमएसएफ रेट का इस्तेमाल हो सकता है, पर रेट ज्यादा लगेगा, इंटरेस्ट रेट विल बी मोर। दूसरी बात यहां पे एक बात और ध्यान रखना, जब मैंने रेपो रेट बताया था मैंने कहा था आप ना एचडीएफ वाली सिक्योरिटीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर जब हम एमएसएफ रेट की बात करना, एमएसएफ वाली फैसिलिटी की, वहां पर कुछ परसेंटेज एचडीएफ कोटा सिक्योरिटीज का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड करना, ये जो लिखा ना, बाय डिपिंग इनटू देयर एसएलआर पोर्टफोलियो अप टू अ प्री डिफाइंड लिमिट 1% ऑफ एनडीटीएल, इतना आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दो फर्क समझो आप रेपो और एमएसएफ में। एमएसएफ जो होता है ना वो एक तरह का पेनल्टी रेट है, आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ेगी, ओवरनाइट फंडिंग आपने बोरो करनी है, उसमें इस्तेमाल होगा। रेपो रेट नॉर्मली आप कर लो, ठीक है ना, यहां ओवरनाइट है ना एमएसएफ में, तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा। दूसरी बात, यहां पर आप एसएलआर सिक्योरिटीज का इस्तेमाल कर सकते हो कुछ एक सर्टेन परसेंटेज तक, रेपो रेट के अंतर्गत नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एसएलआर के अलावा सिक्योरिटीज ही निकालनी पड़ेंगी। ये फर्क होता है एमएसएफ का। तो वही बात है, पैसा यहां पर भी आरबीआई बैंकों को ही दे रहा है, बस एक पेनल्टी रेट के ऊपर दे रहा है। ठीक है ना? ये बातें कुछ ऐसी हैं जो हमें यहां पे क्लियर होनी चाहिए। अब पॉइंट आता है कि सर ये आप एलएएफ कॉरिडोर की कुछ बात कर रहे थे, अब ये क्या होता है? प्लीज ध्यान से सुनना। देखो ये ना 3 टर्म्स हैं। रिवर्स रेपो तो मैंने बोला ना, अब आपका इस्तेमाल कोई खास होता नहीं है, एग्जिस्ट करता है पर इस्तेमाल नहीं होता, इस्तेमाल तो एचडीएफ का होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का। इनको मैं आपको ना अरेंज करवाने की कोशिश करता हूं कि कैसे अरेंज होंगे। देखो यहां मैं 3 लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं मैं यहां पे रेपो रेट, एक मैं लिख रहा हूं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या एचडीएफ लिख लेते हैं, एक मैं लिख लेता हूं यहां पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ। आप मुझे जरा सोच के ये बता सकते हो इन तीनों में से ज्यादा कौन होगा और कम कौन होगा? सोच के देखो। अब देखो रेपो रेट क्या होता है, वो रेट जिस रेट के ऊपर बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। एचडीएफ में उल्टा होता है, बैंक्स जिस रेट पे आरबीआई में पैसा जमा कराते हैं या फिर एक्सेस पैसा वहां पे दे देते हैं। आप लोगों ने बैंकों में देखा कभी क्या होता है? बैंकों में आप पैसा जमा कराते हो तो 3% 4% मिलता है, लोन लेना हो तो 10-12% मिलता है। सेम चीज यहां पर भी है, जब आरबीआई लोन देता है ना तो वो रेपो रेट पे देता है, तो महंगे रेट पे देगा, वो देगा अभी जो करंटली चल रहा है 5.25%। देखो इन नंबर्स को इतना मत सोचना, कल को नंबर्स चेंज हो जाते हैं, तो नो नीड टू गो इनटू दोस नंबर्स कि ये 5% है या 5.25, वो तो चलो एक बात है, पर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ज्यादा कौन है कम कौन है। अगर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेंगे तो 5.25% पे लेते हैं रेपो रेट, पर अगर बैंकों ने अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई में जमा कराना है, वो एचडीएफ होगा, वो कम होगा, वो 5% होगा। तो डिपॉजिट करवाओगे तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, लोन लोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप लोन लोगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एमएसएफ क्या होता है, एमएसएफ इज द पीनल रेट, पेनल्टी होती है ये, तो ये रेपो से ज्यादा होता है। तो एमएसएफ रेट आपको कितना दिख जाएगा, ये होता है 25, मतलब ये होगा 5.5%। राइट? तो अभी के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें और इसमें कितना अंतर है, इसमें और इसमें कितना अंतर है, 0.25% का, इसमें और इसमें कितना अंतर है, यहां पर भी अंतर है 0.25% का। ठीक है, ठीक है। अब प्लीज एक बात अंडरस्टैंड करना, प्लीज एक बात आप लोग अंडरस्टैंड करना, होता पता क्या है, जब हम बात करते हैं ना 1% की, 1% को हम लोग 100 बीपीएस या फिर बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट्स के बराबर बोलते हैं। 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, आप किसी चीज को 1% बोल लो या उसको बोल लो 100 बेसिस पॉइंट्स, बात एक ही है। अब जैसे मान लो मुझे बोलना हुआ 0.5%,
इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं 50 बेसिस पॉइंट या 50 बीपीएस। अच्छा मुझे सिर्फ 0.25% बोलना हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं 25 बीपीएस, 25 बेसिस पॉइंट्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ऐसे यहां पर मैं इनको यहां पे डोनेट करूंगा, ठीक है। तो मेरे कहने का पॉइंट पता क्या है, रेपो रेट एसडीएफ से आज के समय में 0.25% ज्यादा है, या आप ऐसा कह लो कि 25 बीपीएस ज्यादा है। ऐसे अगर हम बात करें एमएसएफ जो है ये भी 0.25% या 25 बीपीएस आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू रेपो रेट, ठीक है। आपको एक घर दिख रहा है? हाँ मुझे तो दिख रहा है सर। देखो इस घर की ना ये है छत, छत को हम बोलते हैं सीलिंग, और ये क्या है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, इसको हम बोलते हैं फ्लोर। और ये पूरा जो आपके सामने बना इसको हम बोलते हैं एलएएफ कॉरिडोर। ये क्या है, कॉरिडोर। ये एलएएफ कॉरिडोर है जिसकी सीलिंग, जिसकी छत है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसका लोअर बेस है या फिर जिसका फ्लोर है आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, राइट। अगर कोई आपसे पूछे इस कॉरिडोर की विड्थ कितनी है, आप बता सकते हो? क्या होगा विड्थ, सोच के देखो। सर क्या विड्थ यही नहीं होगा इस कॉरिडोर का? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो कोई आपसे पूछे कि एलएएफ कॉरिडोर की विड्थ कितनी है, तो विड्थ क्या होगी, सिंपली इट विल बी नथिंग बट आपका एमएसएफ रेट कितना है माइनस आपका एसडीएफ रेट कितना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, आधा परसेंट का, आधा परसेंट का आपका विड्थ है इसकी। दूसरी बात, कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि जो एलएएफ कॉरिडोर है ना वो अपने आप में सिमेट्रिक है। आज के समय क्या है, सिमेट्रिक, कि एलएएफ कॉरिडोर सिमेट्रिक है। पॉइंट आता है सिमेट्रिक का मतलब क्या है। देखो आप ना इधर से इमेजिन करो, आप यहां पे खड़े हो, हाँ ठीक है यहां पे खड़े हैं, इससे 0.25% ऊपर जाओगे तो एमएसएफ आ जाएगा, 0.25% नीचे जाओगे तो आपका एसडीएफ आ जाएगा। क्या ऊपर जितना और नीचे जितना, क्या ये दोनों सिमेट्री नहीं है? बिल्कुल है। तो एक्चुअल में ना हम बोलते हैं कि एलएएफ कॉरिडोर सिमेट्रिक है, क्योंकि रेपो से जितना ऊपर एमएसएफ है उतना ही नीचे आपका एसडीएफ है। इसको बोलते हैं एलएएफ कॉरिडोर इज सिमेट्रिक इन नेचर। समझ आया आपको ये बात? समझ आई यहां तक? अब एक चीज और समझना, एक चीज और समझना। अभी देखो दो तीन बातें और पढ़नी है मुझे, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ाना है आपको मेन तो, बट अभी तक जो जितना पढ़ा, या इनफैक्ट ना एक बैंक रेट भी लिख लो, फिर आएंगे इस मुद्दे पे। एक होता है बैंक रेट। अब देखो आज के टाइम इतना इस्तेमाल नहीं होता बैंक रेट का, पर बैंक रेट में भी होता यही है कि आपका जो आरबीआई है ना वो बैंकों को लोन देता है, ठीक है, पर ये होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। लंबे समय के लिए आपका जो आरबीआई है वो बैंकों को उधार देता है। और ध्यान रखना यहां पर कुछ भी गिरवी नहीं होता, देयर इज नो कोलैटरल व्हिच इज इन्वॉल्व्ड। कोई गिरवी या कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता, देयर इज नो कोलैटरल हियर। अब आज के टाइम इसका इस्तेमाल नहीं होता कोई खासकर पेनल्टी रेट्स वगैरह के तौर के ऊपर होता है, बट अदरवाइज इसको ज्यादा सिंपल जानने की जरूरत नहीं है। बेसिक आइडिया इज आरबीआई बैंकों को उधार देगा लंबे समय के लिए बिना कोलैटरल पे, तो जो रेट लगता है बैंक रेट होता है। आज के टाइम ना जो मेजर चीज इस्तेमाल होती है वो आपका रेपो रेट होता है। हमारा मेजर ध्यान उसी पे होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे आपसे कुछ सवाल है। मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है, अगर मान लो हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी करनी है, क्या करना है हमें, हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। मीनिंग सबको पता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी का? मीनिंग तो सिंपल है सर, मीनिंग यही है कि हमें एक्सपेंशन करनी है, हमें ग्रोथ पे ध्यान देना है ना, लोगों तक आसाम से पैसा पहुंचे, लोग खर्चा करें, एक्सपेंशन हो, ग्रोथ हो। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हमें दोस्तों एक्सपेंशन करनी है, हमारी एक्सपेंशनरी पॉलिसी आरबीआई अडॉप्ट करना चाहता है, तो ऐसे केस में उसको सीआरआर क्या करना होगा, एसएलआर क्या करना होगा, अपना रेपो रेट क्या करना होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या करना होगा।
आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या करना होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या करना होगा, और आपका बैंक रेट में क्या करना होगा। आप मुझे बताओ, अगर हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, इनमें से किस चीज को कम करेंगे, किस चीज को बढ़ाएंगे। प्लीज टेक 1 मिनट, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। एक्सपेंशन करने के लिए इनमें से किसको कम करना है और किसको बढ़ाना है। 1 मिनट लेके सब लोग ट्राई करें। अब नोटिस करो, ठीक है, आई थिंक आपने कर लिया होगा और आपने कमेंट भी कर दिया होगा कि क्या कम करना है, क्या ज्यादा करना है। अगर हमें एक्सपेंशन करना है, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना पड़ेगा। अब देखो यार, अगर हम सीआरआर को कम करें, अगर सीआरआर कम किया मतलब बैंकों को आरबीआई के पास कम पैसा रखना है। आरबीआई के पास कम पैसा रखना है तो खूब सारे लोन बांट पाएंगे। जितने ज्यादा लोन बांटेंगे उतना ज्यादा एक्सपेंशन के लिए हेल्पफुल। तो बिल्कुल सीआरआर कम करना एक्सपेंशन में मदद करेगा। दूसरी बात, यार सीआरआर एसएलआर तो सेम तरह से काम करते हैं सर, बस फर्क इतना है एसएलआर में पैसा खुद के पास रखना है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, गोल्ड सिक्योरिटीज या आपके कैश के फॉर्म में। तो अगर कम पैसा बैंक अपने पास रख रहा है मतलब ज्यादा पैसा लोन में दे पाएगा, तो एसएलआर भी कम करेंगे तो फायदा है एक्सपेंशन के लिए। तीसरी बात पे आओ, रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होगा, अब रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को उधार देता है जिस रेट के ऊपर, हाँ, अगर कम रेट के ऊपर आरबीआई बैंकों को उधार देगा तो बैंक भी आगे लोगों को सस्ते में उधार दे पाएंगे, तो ये भी कम होगा, ये भी कम होगा। इन दोनों पे मैं आता हूं अभी 2 मिनट में। बात आई है एमएसएफ और बैंक रेट की, इसमें क्या करना होगा। यार देखो एमएसएफ क्या है, जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को उधार देता है पिनल इंटरेस्ट वाली रेट है ना, दे दो उधार ही रहा है, जितना कम इंटरेस्ट रेट पे होगा उतना अच्छी बात है, उतना ज्यादा ग्रोथ, तो एमएसएफ भी कम। और बैंक रेट भी क्या है, आरबीआई बैंकों को उधार देता है फॉर अ लॉन्ग टर्म विदाउट कोलैटरल, वो भी जितना कम होगा उतनी ज्यादा एक्सपेंशन। तो ये सब तो कम हुए, आई थिंक ये सब तो आपने कर भी लिए होंगे। स्टूडेंट्स को डाउट आया होगा कि यार ये रिवर्स रेपो रेट और एचडीएफ में हमें थोड़ी ना कंफ्यूजन चल रही है कि एक्सपेंशन करने के लिए इनको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। देखो प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, प्लीज इस बात को समझना। अगर रिवर्स रेपो रेट, एक सेकंड के लिए मान के चलो कि रिवर्स रेपो रेट कम है, ठीक है, अगर रिवर्स रेपो रेट कम हुआ तो मतलब क्या, रिवर्स रेपो रेट का वो रेट जिस रेट के ऊपर बैंक्स आरबीआई में पैसा जमा कराते हैं। अगर रिवर्स रेट बहुत ही कम है तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा यार आरबीआई के पास ना पैसा जमा कराने से कोई सेंस नहीं बन रही, आरबीआई के पास पैसा जमा करा भी देंगे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट। अगर बैंकों को लगेगा यार आरबीआई के पास पैसा जमा कराने से बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वो कहेगा कोई फायदा ही नहीं है आरबीआई के पास पैसा जमा कराने का, कैसे ना कैसे करके इसको लोन में दो, लोगों को लोन दे दो यार, इससे अच्छा तो आरबीआई के पास पैसा जमा कराएंगे हार्डली कुछ पैसा मिलेगा। तो व्हाट इज द नीड ऑफ गिविंग मनी टू द आरबीआई, आरबीआई के पास पैसा क्यों जमा कराना, बाहर हम थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। तो अगर आपका रिवर्स रेपो रेट कम होगा ना, बैंक्स आरबीआई में पैसा जमा कराना पसंद नहीं करते हैं, उस केस में वो लोन की तरफ उसको डाइवर्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो जब रिवर्स रेपो रेट कम होगा लोगों की तरफ लोन ज्यादा जाएगा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। और सही सेम यही कॉन्सेप्ट आपका एचडीएफ में। तो भाई ये दोनों भी कम ही होंगे। देखो अगर आपको लेक्चर समझ आया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो आप इतना याद रख लो कि ये सारे कम ही होते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंशन। और अगर दोस्तों कंट्रैक्शन करना हुआ तो क्या करना होगा, तो भाई सबको बढ़ा दो, सिंपल। समझ आया यहां तक, तो सबको यहां पे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, ठीक है, आज ना थोड़ा गला खराब है तो दिक्कत हो रही है थोड़ा बोलने में, कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे बाकी। पर एक कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आपको और पढ़ाना चाहूंगा, ये भी क्वांटिटेटिव के अंदर ही आता है, उसको हम बोलते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद आया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला, हाँ सर वो तो याद है, वो तो याद है हमें। अब देखो ना, मान लो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने बोला था ना एक कागज है, मान लो दिस इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक सेकंड के लिए मान लो दिस इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। अब आरबीआई पता क्या कर सकता है, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद सकता है या बेच सकता है। ओके, लेट्स से
प्लीज अंडरस्टैंड करना। मान लो यहां पर जैसे आपका आरबीआई है और यहां पर है लेट्स से ओपन मार्केट, मतलब इसमें बैंक्स आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं, कॉर्पोरेशंस आ सकती हैं, ब्रोकर्स आ सकते हैं, राइट। एक सेकंड के लिए मान के चलो कि आरबीआई ने पता क्या किया, आरबीआई ने इनको क्या किया, इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दी। आरबीआई ने मान लो इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दी। यार देखो, मान लो मैं हूं आरबीआई और आप हो ओपन मार्केट, मेरे पास कुछ ऐसी कागज सिक्योरिटीज पड़ी थी, मैंने ये सिक्योरिटीज आपको बेच दी। अब फ्री में थोड़ी बेचूंगा, आपसे कुछ लूंगा भी। क्या लिया मैंने आपसे? मैंने आपसे पैसा ले लिया। तो आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है ना, तो ओपन मार्केट से उसके पास पैसा आ जाता है। तो ओपन मार्केट में क्या हुआ, इनके पास सिक्योरिटीज तो आ गई, पर इनके पास पैसा कम हो गया। जब इनके पास पैसा कम है, कहीं ना कहीं ये कम खर्चा करेंगे, कम खर्चा करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आरबीआई को कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है ना, तो क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अगर आरबीआई को अपना कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। ठीक है, इसका दूसरा केस समझेंगे। अगर ये है आरबीआई और ये है ओपन मार्केट, अब आरबीआई मान लो इनसे बाय कर ले गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई ने इनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करी। जैसे मैं हूं आरबीआई, आप हो लोग, आपके पास ये सिक्योरिटीज थी, मैंने आपसे खरीद ली, मेरे पास आ गई, तो बदले मैंने आपको क्या दिया होगा? बदले मैंने आपको पैसा दिया होगा। तो आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करता है ना, तो बदले वो मार्केट में पैसा देगा। अब मार्केट में लोगों के पास पैसा ही पैसा हो चुका है। जब लोगों के पास पैसा ही पैसा होगा तो लोग खूब खर्चा करेंगे, खूब खर्चा करेंगे तो खूब ग्रोथ होगी, खूब जीडीपी प्रमोट होगी, है ना। तो होता क्या यहां पे कि जब आरबीआई को एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी होती है ना, तो उस केस में आरबीआई करता है, आरबीआई बाय करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या करता है आरबीआई? आरबीआई बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। एंड इस तरह से हम यहां पे ये काम देख लेंगे। तो ये भी आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ही आता है, ठीक है ना। तो पॉइंट पता क्या है, बाय करना या सेल करना है वो डिपेंड करता है क्या पर्पस क्या है। अगर एक्सपेंशन करनी होगी तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर लेगा, अगर उसको यहां पे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है तो आरबीआई सेल कर लेगा। दिस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक बात है। थोड़ा कंटेंट पढ़ लेते हैं। एमएसएफ हमने पढ़ लिया था। एलएफ कॉरिडोर देखो मैंने आपको बता दिया, पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं एक बार। एलएफ कॉरिडोर क्या है? यहां पर एमएसएफ रेट है अपर बाउंड, अपर बाउंड मतलब जो छत थी, सीलिंग, सीलिंग। और एसडीएफ क्या था? एसडीएफ ये आपका लोअर बाउंड था या फ्लोर था। पॉलिसी रेपो रेट, ठीक है ना, रेपो रेट को ना हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं क्योंकि रेपो रेट इज द मोस्ट कॉमनली यूज टर्म। तो पॉलिसी रेपो रेट आपके मिडल में था, यहां रेपो रेट, यहां आपका एमएसएफ, उसके नीचे आपका एसडीएफ। ये था एलएफ कॉरिडोर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई देखो, फाइन ट्यूनिंग मतलब जरूरी नहीं है कि हर चीज की टाइम सेम रहे, किसी को टाइम कम कर सकते हैं, टाइम ज्यादा कर सकते हैं, वो सारी बातें हैं। तो चलो इसमें तो कुछ है नहीं आज कच। बैंक रेट मैंने आपको बता दिया, उसको पीनल रेट के तौर पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो बाकी तो ठीक है, नॉट मच थिंग। हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे आओ इधर जरा, ऑपरेशन ट्विस्ट में आपको थोड़ा बता देता हूं। हाँ, और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी। देखो आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ आया है ना कि ओएमओ होते क्या है। देखो पढ़ लेते हैं इसको, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। ये समझ आ गया, खरीदना बेचना इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब आरबीआई बाय करता है ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, बाय किया तो बदले में पैसा मार्केट में जाएगा, हाँ, तो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस। बिल्कुल बिल्कुल, हमने वही सोचा। और जब वो सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे आरबीआई था, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी तो लोगों से पैसा ले लेगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। ये तो सेंस बना रहा है, बिल्कुल सेंस बना रहा है।
फिर नीचे देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे कह रहा है कि भाई दो तरह के ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। एक होते हैं आपके आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन, आउटराइट होते हैं परमानेंट। परमानेंट मतलब मैंने एक बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी या खरीद दी। अब ऐसा नहीं कहा कि मैं वापस आपसे लेके जाऊंगा, जैसे मान लो मैं हूं आरबीआई, मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी, आपसे पैसा ले लिया, फिर ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल के गया कि 1 साल बाद मैं वापस इससे ले लूंगा, ना ना ना, ना। एक बार कर दिया बस बात खत्म। ऐसा नहीं है कि पहले आज खरीदा है बाद में बेचूंगा ना। जब ऐसे होता है ना कि आप प्रॉमिस करके गए हो, उसको बोलते हैं रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन। आप प्रॉमिस करके गए हो, आरबीआई ने बोला था कि ठीक है यार अभी मैं आपको बेच रहा हूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आपसे पैसा ले लिया, बाद में आके आपस में खरीद लूंगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रेपो ओपन। ठीक है ना, जहां पे आरबीआई बाय करता है बॉन्ड को एंड फिर एग्री करता है कि आगे जाके फ्यूचर डेट में मैं उसको सेल भी कर दूंगा। रिवर्स के अंदर क्या होगा, यहां पर आरबीआई सेल करेगा बॉन्ड को एंड प्रॉमिस करके जाएगा कि हम उसको वापस खरीद भी लेंगे। तो जहां रेपो वर्ड आ गया ना, वहां रीपरचेज वाली बात आनी ही आनी है। आउटराइट में मतलब एक बार आपने बेच दिया, बात खत्म, मैं वादा नहीं करा कि वापस आके खरीदूंगा। ठीक है ना, तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ ओएमओ। इससे कहना कि लिक्विडिटी ऊपर नीचे आप कर सकते हो। इसके साथ ओपन मार्केट ऑपरेशन के साथ दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको भी समझ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट यहां पे आता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का, एक बार पढ़ते हैं एंड विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कह रहा है एमएसएफ क्या करता है, अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है लिक्विडिटी, एक्सेस लिक्विडिटी। मार्केट में एक्सेस पैसा आ चुका है, उसको अब्सॉर्ब करना है, आरबीआई को निगलना है वो। ठीक है ना, और वो कैसे करेगा, बाय इशुइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या ये बात सही है? देखो बिल्कुल सही है। देखो जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको इशू करेगा, आपसे पैसा ले लेगा, आपसे पैसा लिया तो लिक्विडिटी जो थी एक्स्ट्रा वो अब्सॉर्ब हो चुकी है। फिर जो फंड्स यहां से इस्तेमाल होंगे वो आरबीआई के पास होंगे, तो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई मार्केट में कम हो चुकी है। ये तब इस्तेमाल होता है जब बहुत ज्यादा एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है। देखो कई बार ना पास्ट में ऐसा देखा गया है कि हमने ये स्कीम का इस्तेमाल किया, उसका पॉइंट यही होता है कि कई बार ना विदेशों से बहुत सारे डॉलर्स आ जाते हैं इंडिया में। ठीक है, मान लो बहुत सारे डॉलर्स इंडिया में आए, तो उसके आने से क्या हुआ, हमारा रुपया अनस्टेबल हो गया, मतलब रुपया मजबूत हो जाता है ऐसा होने से। मैं पढ़ाऊंगा आपको इस चीज को एक्सटर्नल सेक्टर में। रुपया मजबूत हुआ तो कहीं ना कहीं उससे दिक्कत आ जाती है, थोड़ा परेशानी आती है हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर। फिर रुपए की ना सप्लाई बढ़ा दी मान लो हमने, ताकि रुपया उतना अप्रिशिएट ना करे। अब उससे दिक्कत क्या आती है ना कि रुपया मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब रुपया मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को सक करना होगा, उसको ऑब्जॉर्व करना होगा। तो अगर ये एक्स्ट्रा जो पैसा है, एक्स्ट्रा रुपीस जो मार्केट में है, उसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, उसको सक करने की आरबीआई कोशिश कर रहा है, वो आ जाएगा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत। समझे? और इसी को ही आप लोग स्टेरिलाइजेशन भी कह सकते हो। ठीक है, ये जो यहां पे लिखा हुआ है ना स्टेरिलाइजेशन, ये दरअसल में ओपन मार्केट ऑपरेशन ही है। स्टेरिलाइजेशन क्या है, इट इज रेफर्स टू द प्रोसेस विच इज यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक्स टू मैनेज द इंपैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन। जो मैं बात कर रहा था ना कि डॉलर एक्स्ट्रा आ गए, उससे कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है, तो उसी को टैकल करने के लिए जब हम ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोल देते हैं आपका आपका स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी स्टेरिलाइजेशन के बारे में भी। आज से कई साल पहले ना एक ऑपरेशन ट्विस्ट न्यूज में था, अब तो नहीं रहता पर पहले था, तो मैं बता देता हूं इसका मतलब भी क्या होता है। देखो एक्चुअली पता क्या होता है, आरबीआई ने ना एक्चुअली ना ये फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक पर, ठीक है थोड़ा सा बता देता हूं। सेम टाइम के ऊपर आरबीआई ने सेल किया शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को एंड बाय किया लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को। मान लो शॉर्ट टर्म बॉन्ड मतलब मान लो 1 साल से कम टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए। तो आरबीआई ने पता क्या किया था, एक टाइम के ऊपर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को सेल किया, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को बाय किया सेम टाइम के ऊपर। क्यों किया गया, आरबीआई का कहना यह था कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड बहुत ज्यादा हो गई थी, उसको कम करने के लिए। अब ये मुझे पता है आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो इसको कोई घबराने वाली बात नहीं है। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट, आपको मैं तब उस टाइम ये दोबारा समझाऊंगा। क्योंकि पता क्या है, अभी आपने सिर्फ बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझा है, अभी आपको बॉन्ड यील्ड क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये हम तब समझ लेंगे जब हम फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक पे आएंगे, तो वहीं पर मैं आपको ऑपरेशन ट्विस्ट भी समझा दूंगा, फिर ये विद इन सेकंड समझ आ जाएगा। अदरवाइज मुझे पता क्या होगा, अभी प्रॉपर आपको बॉन्ड की फंक्शनिंग बतानी पड़ेगी, बॉन्ड कैसे काम करता है, तब आप इसको डिटेल में समझ पाओगे। पर एक बार हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नोटिस ये करो, हमने आज कहां तक पढ़ लिया है, हमने आज जो पढ़ लिया है ना, हम आज पढ़ चुके हैं टिल
योर क्वांटिटेटिव टूल्स। जो हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स थे हमने वहां तक पढ़ लिया। हमने CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, MSF, SDF, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आज के सेशन में डिस्कस कर लिए। क्वालिटेटिव टूल्स बचे हुए हैं, या एक काम करते हैं इनको भी पढ़ ही लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखो अगर आपको ना पिछला चैप्टर अगर आपने देखा होगा मनी एंड बैंकिंग वाला, वहां मैंने आपको इनमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो मैंने पहले ही बता दिया था। वो क्या था? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगर आपने वो नहीं देखा प्लीज गो थ्रू दैट। लास्ट लेक्चर जो था ना अपना मनी एंड बैंकिंग वाला, उसके अंदर मैंने आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सारा समझा दिया था। मैं बैंक्स की बात कर रहा था, जब हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक, कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, आपके प्राइवेट बैंक्स, उन सबको पढ़ा था, तभी हमने आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी डिस्कस कर लिया था। तो ये हो ही चुका है, मतलब मैं आपको बाकी बता देता हूं। होता पता क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो यहां पे लिखा भी होगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उनको, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को। हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में यही होता है कि आप कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को, जैसे आपका एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, रिन्यूएबल, हाउसिंग, एजुकेशन, इस तरह कुछ सेक्टर्स को आप ज्यादा प्रायोरिटाइज देते हो कि इनको एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो लोन देना ही है ना। हमने 40%, 60%, 75% वाले क्राइटेरिया पढ़े थे। वो दरअसल में क्वालिटेटिव टूल है, क्योंकि इसके अंदर हम एक स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो वो सारे क्वालिटेटिव टूल्स में आएंगे। इसके अलावा आरबीआई के पास कुछ और टूल्स भी हैं, जैसे आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। कई बार आपको कुछ उधार लेना होता है, सॉरी कई बार आपको कुछ कोई सामान खरीदना होता है, ठीक है ना। मान लो आपको कुछ खरीदना है, ठीक है। अब आपको कुछ गिरवी रखना पड़े, हो सकता है उसके लिए कि मान लो आपको कुछ खरीदना था, आपको लोन चाहिए, मान लो आपको लोन चाहिए, आपको कुछ गिरवी रखना पड़ रहा है। मान लो आपसे सोना गिरवी रखा आपने। अब पॉइंट आता है कि अगर आपको 1 लाख रुपए का उधार चाहिए, आपको कितने रुपए का सोना रखना पड़ेगा? ये डाउट आएगा ना दिमाग में। तो यहां पर आरबीआई अपने जो रेगुलेशंस हैं, अपने टूल्स को चेंज कर सकता है, वो नंबर को कम ज्यादा कर सकता है। अगर कम सोना रखने पे ज्यादा लोन मिल जाए तो आपके लिए फायदा है, पर अगर मान लो आरबीआई ऐसा चाहता है कि नहीं यार ज्यादा लोन ना लें लोग, तो उस केस में आरबीआई करेगा, आरबीआई बोलेगा कि आप ज्यादा सोना रखोगे तब जाके आपको थोड़ा सा लोन मिलेगा। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स भी आरबीआई चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे आपका कोविड के समय के ऊपर भी गोल्ड के लिए ये वैल्यूज चेंज हुई थी। कम गोल्ड अगर आप रखोगे उससे ज्यादा लोन आपको मिल सकता है, ताकि ग्रोथ प्रमोट हो। तो ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक आइडिया बस मैं दे देता हूं। फिर एक होता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन जब हम बात करते हैं, ये वर्ड आया परसुएशन से। कई बार आरबीआई गवर्नर हमारे कई बार कई जगह स्पीच देते हैं, वो बात करते हैं कि यार बैंकों को चाहिए कि वो ऐसा करें। द वर्ड हियर इज चाहिए। आरबीआई ऐसा कह नहीं रहा कि करना ही करना है, ये कोई ऐसा पेनल्टी वाली बात नहीं है। दे आर जस्ट नजिंग यू, दे आर जस्ट पुशिंग यू कि आपको ये करना चाहिए। अगर बैंक सस्ते में लोगों को लोन देंगे अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए। ये सिर्फ उनको बोला गया कि ऐसा करना चाहिए, नहीं भी करोगे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ परसुएड करने की बात है। यहां आपके मॉरल उसको हम यहां पे उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई चीजें होती हैं जो पेनल्टीज वगैरह में कन्वर्ट होती है, पर वो मॉरल सुएशन नहीं होते। मॉरल सुएशन में केवल और केवल आपका परसुएशन पे ध्यान होता है। यहां कोई बाइंडिंग रेगुलेशन नहीं होती। बाइंडिंग रेगुलेशन होंगी, अगर आरबीआई कोई रेगुलेशन देगा बाइंडिंग, तो उस केस को किसी ने फॉलो नहीं किया, उनके ऊपर होगा स्ट्रिक्ट एक्शन। हो सकता है उनका बैंक लाइसेंस कैंसिल हो जाए, हो सकता है उनको नई ब्रांचेस खोलने पर रोक लगा दी जाए। मॉरल सुएशन में ऐसा कुछ नहीं होगा। मॉरल सुएशन में हम बस आपको बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे आपके लिए अच्छी बात है, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर। तो जो टूल्स थे ना हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के, हमने उन सबको आज अंडरस्टैंड किया है। थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स और बचे हुए हैं विद रिगार्ड्स टू मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी एंड बैंकिंग, और आपके कुछ क्वेश्चंस भी मुझे आपको करवाने हैं। तो वो सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं एंड आपके जो क्वेश्चंस हैं, राइट। तो इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।